नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और मैं आपको सुना रहा हूँ विजुअलाइजेशन बुक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया और राजीव भलानी। अब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें दूसरे भाग में बताया जा रहा है कि विजुअलाइजेशन कैसे करें। चैप्टर 12, जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन। जब हम पूर्ण रूप से जागते हैं तो वह हमारी जागृत अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में हमारा मन पूर्ण रूप से जागता रहता है। इस जागृत अवस्था की विशेषता यह है कि यह सही गलत तर्क करता रहता है, प्रश्न उठाता रहता है, शंकाएं करता रहता है, गिनती करता है, पृथक्करण आदि करता रहता है। जिसने भी जागृत मन को अपने वश में कर लिया है, अर्थात जिसका जागृत मन उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते रहता है, ऐसे लोग जागृत अवस्था में भी विजुअलाइजेशन करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने जागृत मन पर अपना वश कर लिया है, ये लोग कैसे होते हैं, आइए उदाहरण देखते हैं। ये लोग दृढ़तापूर्वक इस बात को मानते हैं कि मेरा जागृत मन पूर्णतः मेरे वश में है। ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि कोई भी घटना बाहर की दुनिया में घटने के पहले मनुष्य के मन में बसती है। ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि विजुअलाइजेशन के दौरान जो कुछ भी दिखता है वही वास्तविकता है। ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि विजुअलाइजेशन सृजन के पहले की सृजनात्मक प्रक्रिया है। ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि सब संभव है। विशेष टिप्पणी: ऐसे लोग विजुअलाइजेशन शुरू करने के पहले सभी बातों की तार्किक ढंग से जांच कर लेते हैं और प्रमाण इकट्ठा कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं, बुद्धिमानी से पृथक्करण कर लेते हैं और अच्छे बुरे की जांच करने के बाद निर्णय लेते हैं। किंतु एक बार विजुअलाइजेशन शुरू हुआ, अर्थात तर्क, शंका और प्रश्नों का प्रवेश निषेध, नो एंट्री। मात्र विश्वास, विश्वास और दृढ़ विश्वास। यदि आप इस श्रेणी में हो तो जागृत अवस्था में जब जब समय मिले तब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी माइंड मूवी देखना शुरू करें। कुछ परिणाम मिलने के बाद अधिकांश लोग जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन करने वालों की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत से ही प्रत्येक व्यक्ति इस श्रेणी में नहीं भी हो सकता है। आप जरा इस बात का विचार कर लें कि आपने अपने जागृत मन को वश में कर लिया है या अभी बाकी है। अधिकांश लोगों को आरंभ में जागृत मन परेशान करता है। किस तरह? बाबूलाल की ही बात लें। बाबूलाल कुछ इस तरह विजुअलाइजेशन करता है कि मैं अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ, किंतु दूसरी ओर जागृत मन तुरंत मजाक करता है, चुटकी लेता है कि बाइक के ब्रेक रिपेयर करवा ले, यही तेरे लिए काफ़ी है। बाबूलाल ऐसा विजुअलाइज करता है कि मैं प्रतिमाह 1,50,000 रुपये कमा रहा हूँ और उसी समय जागृत मन तर्क कर बैठता है, ऐसी मंदी में यह कैसे संभव है? तू 25 घंटे भी मेहनत करे फिर भी यह न मिले। बाबूलाल विजुअलाइज करता है कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। उधर जागृत मन कहता है कि बहुत सयाना मत बन, सुबह उठ ही 250 था। बाबूलाल विजुअलाइज करता है कि मेरे बच्चे शांत और शालीन हैं। उधर जागृत मन तुरंत कहता है कि वैसे तो ये तीनों बंदर के अवतार हैं, क्यों अपने आप को उल्लू बना रहे हो? इस तरह यह जागृत मन अपने कर्तव्य के एक भाग के रूप में शंका और सवाल तो करता ही रहता है। जागृत मन की यह दखलंदाजी चलती रहे तो क्या करें? क्या विजुअलाइजेशन करना छोड़ दें? नहीं, यह जरूरी नहीं है। फिर भी जागृत मन के साथ युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। शंकाओं के सामने सींग लड़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना ही तो है जागृत मन। जरा प्यार मोहब्बत से समझा बुझा के दोस्ती करके भी काम निकाल सकते हैं। इसका भी रास्ता है। आगे पढ़िए। चैप्टर 9 नंबर 13, अध खुली आँखें। ये अध खुली आँखें क्या हैं रे सर्किट? क्या पता भाई, मगर विस्की के 3 पैग मारने के बाद आँखें कैसी दिखती हैं यह उसकी बात तो नहीं न चल लगती। सही बोलता है रे सर्किट, लगता है चीज़ कुछ काम की होगी। सच्ची बात बता भाई, मेरे को मेडिटेशन का डाइट है। अबे सर्किट, मेडिटेशन तो डिफरेंट चीज़ होती है, मगर चल छोड़, आगे पढ़ते हैं। बापू ने बोला कि आगे बढ़ना है तो अच्छी चीज़ें पढ़ने का। हो सकता है आपके मन में भी यही सही सर्किट और भाई के जैसा संवाद चलता हो। अधिक कन्फ्यूजन की स्थिति बनने लगे उसके पहले बात साफ कर लेते हैं। अध खुली आँखें माने अर्ध जागृत अवस्था। अपनी जागृत अवस्था में आंखें खुली होती हैं,
नींद की स्थिति में आंखें बंद होती हैं, किंतु अर्ध जागृत अवस्था में आंखें अध खुली होती हैं। चिंता की कोई बात नहीं, बाद में यह धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए अर्ध जागृत अवस्था में श्रेष्ठ समय है। उस समय तो खास जब स्वयं के विजुअलाइजेशन के लिए मन में तर्क, शंका और प्रश्न उठते हों तब। अर्ध जागृत अवस्था के विषय में हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन आइए यहाँ विस्तार पूर्वक बात करते हैं। अपनी अर्ध जागृत अवस्था। अपनी अर्ध जागृत अवस्था जब हम आराम कर रहे होते हैं या भोजन करने के बाद कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहते हैं, तब हम कैसा अनुभव करते हैं। उस समय शरीर हल्का होने लगता है, मन शांत होने लगता है और आंखों में भारीपन छाने लगता है। आंखों में नींद का नशा चढ़ने लगता है। इस दौरान यदि हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो नींद के करीब पहुंच जाते हैं। बगल में से ही कोई गुजर जाए, यह खबर लग जाती है, लेकिन कौन था इसका ख्याल नहीं रहता। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, पर क्या बोल रहा है यह ख्याल नहीं रहता। कोशिश करने के बाद भी आंखें खुली नहीं रख सकते। बस यही अर्ध जागृत अवस्था है। इस अवस्था में तर्क टूटने लगते हैं और सवाल कमज़ोर पड़ने लगते हैं। कल्पना और हकीकत के बीच यहाँ भेद अंतर का पता नहीं लगाया जा सके, ऐसी अवस्था होती है यह अवस्था। इस अवस्था में आप जो विजुअलाइजेशन करते हो वे दृश्य अर्ध जागृत मन में छप जाते हैं और एक दिन अर्ध जागृत मन अपने इस विजुअलाइजेशन को वास्तविकता में बदल देता है। अर्ध जागृत मन में छपता प्रत्येक चित्र वास्तविकता बनकर ही रहता है, परंतु जब हम जागते हैं तब हमारे जागृत मन में उठने वाली शंकाएं इन चित्रों को अर्ध जागृत मन तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए तंद्रावस्था में अर्थात अर्ध जागृत अवस्था महत्वपूर्ण है। जागृत अवस्था में जब कोई विजुअलाइज करता है कि मेरे शरीर की चर्बी घट रही है, वजन कम हो रहा है, चुस्ती फुर्ती बढ़ रही है, तो यह भी संभव है कि उसे स्वयं को शंका होने लगे, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। किंतु अर्ध जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन करते समय ऐसी कोई शंका जन्म ही नहीं लेती। हम जो विजुअलाइज कर रहे हैं उस घटना को उस समय अपना अर्ध जागृत मन हकीकत के रूप में स्वीकार कर लेता है। अपना मन यदि इन घटनाओं को हकीकत के रूप में स्वीकार करता है तो ही ऐसे संजोगों का निर्माण हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। आप भी अपनी स्क्रिप्ट को अर्ध जागृत अवस्था में विजुअलाइज करना शुरू कर दें। रात को सोते समय और सुबह जागते समय आप प्राकृतिक रूप से अर्ध जागृत अवस्था में से गुजरते हो, परंतु इसके अलावा भी तुम जब चाहो तब खास एक्सरसाइज की सहायता से अर्ध जागृत अवस्था में प्रवेश करके विजुअलाइजेशन कर सकते हो। भीतर जीतना जाएगा, बाहर उतना पाएगा। राजीव भलानी जी बोलते हैं, भीतर जितना जाएगा, बाहर उतना पाएगा। चैप्टर नंबर 14, अर्ध जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन। अर्ध जागृत अवस्था में जाकर अपनी स्क्रिप्ट विजुअलाइजेशन करने के 5 स्टेप्स हैं। अर्ध जागृत अवस्था में जाएं, आनंददायक अनुभव करें, विजुअलाइजेशन करें, सोचने का उपयोग करें, अर्ध जागृत अवस्था से बाहर आएं। पहले स्टेप की शुरुआत करने के लिए अब अर्ध जागृत अवस्था में जाने की 3 आसान एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज नंबर 1 सर्कल कंसंट्रेशन, एक्सरसाइज नंबर 2 रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज नंबर 3 स्ट्रेच एंड रिलीज। सबसे पहली बात यह है कि इन एक्सरसाइज को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें और समझ लें, तो यह एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। और ये एक्सरसाइज आप इसी ढंग से ऊपर लिखे अनुसार कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज आंखें बंद करके की जाती हैं। बीच में ही आप आंखें खोलकर नहीं पढ़ सकते, आपको आगे क्या करना है। इसलिए पहले 2 बार अच्छी तरह से इसे पढ़ें और समझ लें। एक्सरसाइज नंबर 1 सर्कल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें एक चित्र दिया गया है, एक सर्कल का चित्र है। ये एक वृत्त है, बीच में सेंटर में एक बिंदु है, फिर वृत्त है, उसके बाहर फिर वृत्त है, उसके बाहर फिर वृत्त है, उसके बाहर फिर वृत्त है। 6-7 वृत्त एक के ऊपर एक दिए हुए हैं। आप अपने एक्सरसाइज के लिए इसके बड़े आकार की फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं और इस बड़े कागज़ को एक मोटे कार्डबोर्ड पर चिपका सकते हैं। अब किसी शांत स्थान का चयन करें, आराम से कुर्सी, सोफे या ज़मीन पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और इस तरह बैठें। शरीर को बहुत अधिक खींचकर या तानकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, किंतु शरीर सीधा रहे, इस ढंग से आराम से बैठें। कंसंट्रेशन सर्कल के कार्डबोर्ड को अपने सामने 2-2.5 फुट के
अंतर से दीवार पर इस ढंग से लगाएं कि यह आपकी आंखों के सामने सीधे सामने रहने की अवस्था अपेक्षा 5-6 इंच ऊंचा रहे। अब चेहरा सीधा रखें, मात्र नज़र को जरा ऊपर उठाएं, उन्हें सामने रखे हुए सर्कल के मध्य बिंदु पर स्थिर करें, पलक झपके बगैर करें, ध्यान लगाकर इसी बिंदु पर को देखा करें, बस देखा करें। यह कुछ नहीं करने की एक्सरसाइज है, अतः दूसरा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल व्रत के मध्य बिंदु को देखते रहना है। जो विचार आते हैं उन्हें आने दें। व्रत के ऊपर आपकी एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विचारों की संख्या भी कम होती जाएगी। इसके बावजूद भी यदि विचार आते हैं तो कोई बात नहीं, विचार आते हैं या नहीं, अथवा कितने विचार आते हैं आदि बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो अधिक विचार आएंगे। इसलिए विचारों पर ध्यान दिए बगैर व्रत के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु के साथ एकाकार हो जाएं। विचारों को जब महत्व ही नहीं मिलेगा तो वे अपने आप चले जाएंगे। व्रत के मध्य बिंदु पर एक नज़र से या पलक झपके बगैर देखते रहने से के कारण आँखों में पानी भी आना सामान्य बात है, किंतु एकाग्रतापूर्वक देखना जारी रखें। पलक झपके बगैर देखा करें। एकाग्रता के बढ़ने के साथ साथ शरीर की हलचल भी कम होने लगेगी, शरीर स्थिर होने लगता है, श्वास के साथ लय भी आने लगती है। अब जब आंखें भारी होने लगे तब धीरे से आंखें बंद करें और अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास के आने जाने की प्रक्रिया पर स्थिर करें। जब सांस ऊपर जाए उसको पर ध्यान लगाएं, सांस बाहर निकले तो ध्यान उस पर रखें। धीमे धीमे गहरे या लंबे श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है। श्वास बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से चलने दें। केवल इस बात का ध्यान रखें श्वास किस तरह चल रही है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय नथुनों में और श्वास नलिका में कैसे अनुभव होता है इसका अनुभव करें। केवल श्वास पर ही ध्यान रखें। अब धीरे धीरे शरीर शिथिल होता जाएगा, मन अधिक शांत होता जाएगा और भी थोड़ी देर तक श्वास के ऊपर ध्यान दें, जिससे शरीर, मन और श्वास इन तीनों के बीच एक सूत्रता बनती जाएगी, लय अपने आप सधते जाएगी। जब न तो आंखें खोलने की इच्छा होती हो और ही शारीरिक हलचल करने की, तब अर्थात केवल शांति, तंद्रा और स्थिरता का आभास होता हो तो समझ लें कि आप अर्धजागृत अवस्था में हों। अर्धजागृत अवस्था शरीर की स्थिर और मन की शांति की अवस्था है। एक्सरसाइज नंबर 2, रिलैक्सेशन। इस अभ्यास में आपको अपना ध्यान बाहर की दुनिया में से वापस लाकर अंदर की दुनिया में ले जाना है। शरीर के प्रत्येक अंग को शांत और शिथिल करते करते मन की शांत अवस्था अर्थात अर्धजागृत अवस्था में पहुंचना है। सबसे पहले किसी कुर्सी या सोफे पर इस ढंग से आराम से बैठे कि दोनों पैरों के तलवे जमीन से छूते रहें या चिपके रहें। यह एक्सरसाइज आप बिस्तर पर सोते सोते भी कर सकते हैं। यदि कुर्सी पर बैठकर यह करना हो तो दोनों हाथ अपनी गोद में रखें, शरीर व गर्दन को सीधा रखें। अब एक गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ते छोड़ते धीरे से आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान श्वास के आने जाने की प्रक्रिया पर ही रखें। बिल्कुल ही स्वाभाविक ढंग से श्वास लें। श्वास के आने जाने पर ध्यान रखें। श्वास लेते समय श्वास की नलियों में होने वाली अनुभूति पर ध्यान दें। इस तरह थोड़ी देर तक श्वास के आने जाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर शिथिल और मन शांत होता जाएगा। कुछ देर, लगभग 10-15 श्वास तक श्वास के आने जाने की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देने के बाद नीचे लिखे विधान उसी क्रम में मन ही मन बोलें। प्रत्येक विधान बोलने के बाद शरीर और मन में कैसी अनुभूति होती है उसका अनुभव लें। प्रत्येक 2 विधानों के बीच 3 श्वासों का अंतर रखें, अर्थात एक विधान मन ही मन बोलने के पश्चात 3 श्वास के बाद दूसरा विधान बोलें। नीचे लिखे विधानों को इसी क्रम में ऊपर बताए अनुसार बोलते जाएं और आंतरिक अनुभूतियों के ऊपर ध्यान देते रहें और इस तरह आप अंतिम विधान तक मन की अर्धजागृत अवस्था में पहुंच जाओगे। मेरा ध्यान मेरे पैरों में है। दोनों पैर के स्नायु शिथिल होते हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। मेरे पैर के स्नायु अच्छी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्सेशन की इस अनुभूति में प्रसन्नता मिल रही है, आनंद आ रहा है। मेरी कमर, पीठ, पैर
और छाती के स्नायु शिथिल होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कमर, पीठ, पेट, छाती के स्नायु अब रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं। रिलैक्सेशन की यह अनुभूति करने में प्रसन्नता मिल रही है, आनंद आ रहा है। मेरा ध्यान मेरे दोनों हाथों में है और दोनों हाथों के स्नायु शिथिल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते रहे हैं। मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों के स्नायु अब रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं। रिलैक्सेशन की यह अनुभूति करने में प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है। मेरी गर्दन, चेहरा, सिर के स्नायु जैसे जैसे शिथिल होते जाते हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। गर्दन, चेहरा और सिर के स्नायु अच्छी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन, चेहरा, सिर के स्नायु अब रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं। रिलैक्सेशन की यह अनुभूति करने में प्रसन्नता मिल रही है, आनंद आ रहा है। रिलैक्सेशन के स्पंदन मेरे पैरों के तलुओं से मेरे सिर तक फैल चुके हैं। मुझे अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। मन की अधिक शांत और गहराई की अवस्था में जाने के लिए अब मैं मन ही मन 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगा और 1 की गिनती पर मैं पूर्णतः अर्ध जागृत अवस्था में पहुंच जाऊंगा। 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से मन ही मन 1 बोलने के दरमियान आप बहुत अच्छी तरह से मन की अर्ध जागृत अवस्था में पहुंच गए होते हैं। और अब चलिए अब देखते हैं कि अर्ध जागृत अवस्था में जाने की तीसरी एक्सरसाइज नंबर 3, स्ट्रेच एंड रिलीज। अर्ध जागृत अवस्था में जाने के लिए स्ट्रेच एंड रिलीज एक्सरसाइज बहुत प्रभावशाली है, खास करके जब अपना मन बहुत अधिक व्यस्त हो गया हो तब। अधिक से अधिक विचारों का आपस में घमासान युद्ध चलता हो या मन के ऊपर कोई बोझ या तनाव हो, तब इस एक्सरसाइज द्वारा आसानी से अर्ध जागृत अवस्था में पहुंचा जा सकता है। जिनके जोड़ों में या स्नायु में कोई तकलीफ हो तो उन्हें ये एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यह एक्सरसाइज श्वसन के समान सोते सोते करने के लिए है। सर्वप्रथम बिस्तर पर सीधे सो जाएं। बिस्तर फर्श पर चादर बिछाकर भी लेटा जा सकता है। दोनों हाथ और पैर सीधे रखें। गर्दन और सिर भी सीधा रखें। आंखें बंद कर लें। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके स्नायुओं को अधिक खींचें व खिंचाव का अनुभव करें। बाद में इसे ढीला छोड़ दें और शिथिलता का अनुभव करें। दोनों हाथ में कैसी अनुभूति हो रही है इस बात पर ध्यान दें। स्नायु में कैसा स्पंदन हो रहा है इस पर ध्यान दें। दोनों हाथों के स्नायु बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। 4-5 स्वाभाविक सांस लेने के बाद यह क्रिया फिर से एक बार करें। स्नायु में हो रहे शिथिलीकरण का अधिक अच्छी तरह से आप अनुभव कर सकते हैं। अब इसी तरह दोनों पैरों के स्नायुओं को अधिक से अधिक खींचें और खिंचाव का अनुभव करें। बाद में इन्हें ढीला छोड़ दें और शिथिलता का अनुभव करें। पैर के तलवों से लेकर कमर तक के स्नायुओं में किस तरह का स्पंदन हो रहा है उस पर ध्यान दें। पैरों में हो रहे रिलैक्सेशन का अनुभव करें। यह क्रिया 2 बार करें। इसके बाद पेट, छाती, कमर और पीठ के स्नायुओं को भी इसी तरह से खींचें और ढीला करें और इन स्नायुओं में हो रहे रिलैक्सेशन का अनुभव करें। यह क्रिया भी 2 बार करें। इसके बाद में गर्दन और चेहरे के स्नायुओं को भी इसी ढंग से खींचें और ढीला करें। यह क्रिया करते वक्त पलकों को मजबूती से बंद करें। दांत भींचकर जबड़े स्नायुओं को सख्त करें। गर्दन के स्नायुओं को तंग करें। इस समय आपका चेहरा देखने लायक होगा और बाद में एक साथ स्नायुओं को ढीला छोड़ दें। देखें कि स्नायुओं में कैसी अनुभूति हो रही है। इस क्रिया को भी 2 बार दोहराएं और अंत में पैर के पंजों से लेकर चेहरे तक हाथ, पेट, कमर, छाती और पीठ सहित तमाम अंगों के स्नायुओं को एक साथ खींचें और जोर से खींचें। 7-8 सेकंड इसी स्थिति में रहें और संपूर्ण शरीर के स्नायुओं को एक साथ ढीला कर दें।
अब सभी स्नायुओं में हो रहे रिलैक्सेशन का अनुभव करें। पुनः इस क्रिया को दोहराएं और पूरे शरीर में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। इस क्रिया के करने के बाद आपके सभी स्नायु बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स हो चुके होते हैं। अब आप अपना ध्यान केवल श्वास के आने जाने पर केंद्रित रखें। बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से श्वास लें। श्वास लेते समय और छोड़ते समय कैसी अनुभूति हो रही है, इस पर ध्यान दें। लगभग 20 श्वास तक तो आप अर्धजागृत अवस्था के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। यहाँ आप मन की बहुत शांत अवस्था में होते हैं। इसके बाद मन ही मन निम्न विधानों को बोलें। मन को अधिक शांत और गहरी अवस्था में ले जाने के लिए अब मैं मन ही मन 5 से 1 तक की गिनती करूँगा। 1 की गिनती पर आते ही मैं पूर्ण रूप से अर्धजागृत अवस्था में पहुँच जाऊँगा। 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह आप जब 1 बोलेंगे तब तक आप बहुत अच्छी तरह से मन की अर्धजागृत अवस्था में पहुंच गए होंगे। अर्धजागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन करने के लिए इन 5 स्टेप में से इस वक्त हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। यह स्टेप मन की अर्धजागृत अवस्था में जाने के लिए था। अब आप अर्धजागृत अवस्था में पहुंचने की 3 एक्सरसाइज को जान चुके हैं। आपको इसमें से जो भी अनुकूल लगे उसके द्वारा आप अर्धजागृत अवस्था में जा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब पहले के स्टेप क्या थे याद करें। स्टेप नंबर 2, प्रसन्नता का अनुभव करें। स्टेप नंबर 3, विजुअलाइजेशन करना। स्टेप नंबर 4, स्वसूचन का उपयोग। स्टेप नंबर 5, जागृत अर्धजागृत अवस्था से बाहर आना। अब चारों स्टेप के बारे में एक साथ विस्तृत रूप से समझ लें। जब आप अर्धजागृत अवस्था में आ जाएं, तब अपनी ज़िंदगी के एक आध ऐसे अनुभव को याद करें जो खूब प्रसन्नतावर्धक था। अर्धजागृत अवस्था में जाने का अभ्यास शुरू करने के पहले यह विचार कर लें कि आपको कौन सा प्रसन्नतावर्धक अनुभव याद करना है, ताकि अर्धजागृत अवस्था में पहुंचने के बाद इस बात का विचार न करना पड़े कि मुझे कौन सा अनुभव याद करना है। यह अनुभव करते समय आप कितने खुश थे, आपको कितना आनंद प्राप्त हुआ, कैसी प्रसन्नता और मज़ा आती थी, यह याद करें। भूतकाल के प्रसन्नतावर्धक अनुभव जैसे ही आज भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तरह से उसी प्रसन्नता के साथ फिर से मानसिक रूप से उस अनुभव को जीवंत करें। अर्धजागृत अवस्था में मन, स्थानों और समय से परे होने के कारण यह अनुभव अभी हाल ही में मिल रहा है। ऐसा आप बहुत आसानी से और अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। प्रसन्नता की यह भावना आपको अधिक गहरी अर्धजागृत अवस्था में ले जाने में सहायक होती है और मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, जो विजुअलाइजेशन द्वारा नए भविष्य के बीज उगाने के लिए आवश्यक है। इस प्रसन्नतापूर्वक अनुभव को प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार विजुअलाइजेशन शुरू कर दें। इस स्क्रिप्ट में जो जानकारी हो उन सभी जानकारियों के साथ विजुअलाइजेशन शुरू कर दें। भावनापूर्वक विजुअलाइजेशन करें। आपको जो कुछ चाहिए वह सभी अभी मिल रहा है और आप इसका आनंद उठा रहे हैं। इस दृष्टिकोण के साथ विजुअलाइजेशन करें। इसके लिए प्रकरण नंबर 11 फिर से एक बार पढ़ लें। अब यह बात आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि किस तरह से विजुअलाइजेशन करना चाहिए। बस इसी ढंग से रोचक विजुअलाइजेशन करें। इस पुस्तक में आगे विजुअलाइजेशन करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट तैयार दी गई हैं। ये सभी आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। आपकी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार विजुअलाइजेशन पूरा होने के बाद स्वयं के लिए 300 सूचनाएं मन ही मन अवश्य बोलें। आपको अधिक सोचने की आवश्यकता न रहे और इसलिए यहाँ 3 सकारात्मक सूचना दी गई हैं, इनका उपयोग करें। 3 सकारात्मक सूचनाएं। मैं जो विजुअलाइज करता हूँ वह घटना मेरी ज़िंदगी में आकार लेती ही है। मैं स्वस्थ, समृद्ध और सुखी हूँ। मैं पूरे विश्व का कल्याण चाहता हूँ। अब इन तीनों सूचनाओं के बाद मन ही मन 2 बार बोलें कि मैं अब पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में आना चाहता हूँ। कुछ ही देर में मैं 1 से 5 तक गिनती बोलूँगा। 5 की अवस्था पर गिनती पर आते ही मैं आंखें खोलूँगा। अब आंखें खोलूँगा। जब आंखें खोलूँगा तब स्वयं को स्वस्थ और तरोताज़ा अनुभव करूँगा। इस तरह मन ही मन 2 बार बोलकर धीरे धीरे 1 से 5 तक गिनती करें। 5 की गिनती पर धीरे से आंखें खोलें।
मित्रों, इस ढंग से अर्ध जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन का अनुभव अवर्णनीय है। स्वप्नों को हकीकत में बदलने वाली इस विजुअलाइजेशन तकनीक का आप रोज़ उपयोग करें और देखें कि ज़िंदगी में कैसा सुखद बदलाव शुरू हो जाता है। वैसे कुछ लोग यह पूछते हैं कि विजुअलाइजेशन करते वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो क्या मुझे परिणाम मिलेंगे? हाँ, परिणाम मिलेंगे। देखना बहुत आवश्यक नहीं है, अनुभव करना आवश्यक है। आप जो विजुअलाइजेशन करते हो, यदि उसके स्पष्ट चित्र दिखें तो अच्छी बात है, यदि न भी दिखे तो चिंता न करें। आप जिस घटना को विजुअलाइज कर रहे हो उसका अनुभव करें। ऐसे समय में विजुअलाइजेशन करते समय आप अपनी स्क्रिप्ट को पूर्णतः मन ही मन बोल सकते हैं। कारण यह है कि आपको दिखता हो या न दिखता हो, लेकिन प्रत्येक शब्द के पक्के मानसिक चित्र तो बनते ही हैं। प्रारंभ में इस बात की संभावना है कि आप बंद आंखों से घोड़ा देखने की इच्छा रखते हो पर गधा दिखाई दे। इसके बावजूद इस समय मेरे सामने से एक घोड़ा गुजर रहा है। ऐसे वाक्यों का मानसिक उच्चारण अर्धजागृत मन को घोड़े का ही चित्र उपलब्ध करा देता है। इसलिए बहुत से लोग स्पष्ट चित्र नहीं देखते हैं, इसके बाद भी उन लोगों का परिणाम तो मिलते ही है। महत्व की बात तो यह है कि जितनी अधिक इंद्रियों का उपयोग कर रहे होंगे उतने ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि आप अपनी पांचों इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की अपनी विजुअलाइजेशन में सहायता ले सकें तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इन पांचों इंद्रियों को अधिक तेज करने के लिए कुछ करते हैं। जागृत अवस्था में अपनी पांचों इंद्रियां जो भी काम कर सकती हैं वह सभी काम अर्ध जागृत अवस्था में हमारे मन के द्वारा किए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 15, पांचों इंद्रियों का शार्पनिंग। आपकी पांचों इंद्रियां अच्छी धार वाली हों, इसलिए यहाँ 5 एक्सरसाइज हैं। ये एक्सरसाइज आपको अच्छे ढंग से विजुअलाइजेशन करने में सहायता करती हैं। जब समय मिले तब इसी तरह की अन्य एक्सरसाइज आप स्वयं बनाकर भी कर सकते हैं। इस अभ्यास के लिए मन को अर्ध जागृत अवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है, जागृत अवस्था में ही अभ्यास करना है। एक्सरसाइज नंबर 1, दृष्टि की शार्पनिंग। अपने दाहिने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ें, इसके चारों धारों को देखें। इसका आकार कैसा है यह रंग देखें, इसका रंग कैसा है यह देखें, इसके ऊपर क्या लिखा और किस अक्षर में लिखा यह देखें, स्क्रीन का आकार कैसा है यह देखें, बटन कैसे हैं, बटन दबाएं तो लाइट आती है, स्क्रीन में तारीख, समय आदि कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं, इन सभी जानकारियों का गहराई से निरीक्षण करें। फ़ोन को आगे पीछे, साइड से, पास और दूर से देखें। चारों कोनों की धार को देखें। जब अब फ़ोन को नीचे रख दें, आंख बंद करें। कल्पना करें कि जैसे आपने फिर से अपने दाहिने हाथ में मोबाइल पकड़ा है उसी तरह से बार बार देख रहे हैं जैसा आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। सभी बातें याद करें। मन की आंखों से इन सारी बातों की जानकारी आप देख सकते हैं। रंग, आकार, कद और अन्य तमाम बातों का चित्र मन में उभरने लगता है। आवश्यक हो तो कुछ समय के लिए आंखें खोल करके फिर से खास बात की जानकारी फटाफट देख लें और तुरंत आंखें बंद कर लें तथा विचार करें कि आपने अभी क्या देखा है। मन में फ़ोन के धुंधले चित्र अधिक स्पष्ट होते जाएंगे। इस ढंग से अभ्यास करने से बंद आंखें से मानसिक चित्र तैयार करने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 2, श्रवणेंद्रिय की शार्पनिंग। श्रवण करना माने सुनना। यह अभ्यास सुनने की क्षमता को और अधिक तेज करने के लिए है। आंखें बंद कर याद करें कि अभी आखिर में आपकी किसके साथ बात हुई थी। यह व्यक्ति आपसे क्या कह रहा था, उसके शब्द क्या थे, उसकी आवाज़ कैसी थी। थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो यही शब्द, यही आवाज़ याद आ जाएगी। ऐसा लगता है मानो यह व्यक्ति फिर से बोल रहा है। हो सकता है उसकी आवाज़ स्पष्ट न सुनाई दे, किंतु उसकी भनक तो लग ही जाएगी। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवाज़ याद करें। इन लोगों ने पहले कभी जो बातें कही थी उन्हें बंद आंखों से फिर से सुनने की कोशिश करें, सुनाई देंगी। आपके घर का कोई दरवाज़ा खुलता है तब कैसी आवाज़ आती है, पंखा चलता है तब कैसी आवाज़ आती है। इन आवाज़ों को याद करें और आंखें बंद करके कल्पना करें कि यह आवाज़ें अभी आ रही हैं। आपने अपने प्रिय गायक की आवाज़ की विशेषताओं को याद करो। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अभी उसका लोकप्रिय गीत सुन रहे हैं।
सुनने में आएगा, सुनाई देगा। कान भले ही नहीं सुनने पाए, लेकिन मन तो सुन सकता है। प्रयास करें, अपना मन अद्भुत है। आप जिसकी आवाज़ की कल्पना करते हैं उसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव कर सकते हैं। इस तरह अपने श्रवणेंद्रिय को प्रतिदिन प्रशिक्षित करें। प्रभावशाली विजुअलाइजेशन के लिए काम की है। सूंघने की इंद्रिय की शार्पनिंग। बहुत से लोगों को घर में प्रवेश करते ही पता लग जाता है कि आज भोजन में क्या बना है। क्या आपको ऐसा अनुभव होता हुआ है? एक काम करें, एक चुटकी थोड़ी सी तिल्ली लें और 2 अलग अलग तरह के फूल लें, जैसे गुलाब और मोगरा। सबसे पहले मोगरा के फूल को सूंघें। अब फूल को एक तरफ रखकर आंखें बंद कर लें। केवल कल्पना करें कि अब आप मोगरे का फूल सूंघ रहे हैं। बाद में चुटकी में तिल्ली लेकर उसे बराबर मसलें। बाद में उस तिल्ली को सूंघें। अब तिल्ली को एक तरफ रख दें और आंखें बंद करें। केवल कल्पना करें कि आप यह मसली हुई तिल्ली को सूंघ रहे हैं। फिर गुलाब के फूल को सूंघें। अब फूल को इस तरह रख कर आँखें बंद करें और कल्पना करें कि आप गुलाब का फूल सूंघ रहे हैं। अब कुछ अलग प्रकार से अभ्यास करें। मछली हुई तिल्ली को सूंघें, फिर आंखें बंद करके याद करें कि मोगरे की सुगंध कैसी है। अब गुलाब का फूल को सूंघें, फिर आंख बंद करके याद करें कि मछली हुई तिल्ली की सुगंध कैसी है। अब मोगरे के फूल को सूंघें, फिर याद करें कि गुलाब के फूल की सुगंध कैसी है। आपकी पसंदीदा परफ्यूम कौन सी है? आंखें बंद करके उसकी सुगंध याद करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं। आसपास से गर्मा गर्म मसालेदार पॉपकॉर्न की सुगंध आ रही है। कल्पना करें कि आपके एक हाथ में केला है, दूसरे हाथ में संतरा। आप बार बार दोनों को सूंघ रहे हो। इन दोनों सुगंधों के बीच यदि कोई खासियत है तो उस पर ध्यान दें। कल्पना करें कि आप अपना काम कर रहे हैं और अचानक कहीं से गर्मा गर्म हलवे की सुगंध आपकी नाक में प्रवेश करती है। सूंघने की इंद्रियों का इस तरह का अभ्यास आपको अलग अलग गंध सुगंधों में अंतर पहचानने में और समझने में सहायता करता है, जो विजुअलाइजेशन के समय काम में आता है। एक्सरसाइज नंबर 4, स्वाद की इंद्रियों का शार्पनिंग। चटाकेदार भोजन किसे अच्छा नहीं लगता? जीभ का यह आनंद अब एक्सरसाइज के रूप में भी लें। चखने को तलें। निम्नलिखित अभ्यास को 2 बार पढ़ लें, फिर आंखें बंद करके अनुभव करें। धधकती धूप में आप बाहर से अपने घर में आते हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। आप ठंडे पानी की बोतल लेने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं। बोतल उठाने के पहले आपकी नज़र फ्रिज में ही रखे बड़े पीले ताज़े तरबूज नींबू पर पड़ती है। अब ये नींबू आप उठाते हैं और चाकू से इसके 4 भाग करते हैं। 4 भाग में से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखते हैं। मुंह में रखकर इसे दांत से चबाते हैं। दांत से दबते ही इसमें से खट्टे रस का फव्वारा छूटता है। जीभ को यह स्वाद लगते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप दूसरे टुकड़े को भी मुंह में रखकर दांतों से दबाते हैं। फिर से खट्टे रस के कारण मुंह में पानी आने लगता है। आप नींबू के तीसरे टुकड़े को मुंह में रखकर दांतों से दबाते हैं। फिर एक बार नींबू का खट्टा रस आपके मुंह में पानी आ रहा है। अब आप नींबू का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखते हैं और दांत से दबाते हैं। खट्टा रस मुंह में आने वाले पानी को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका मुंह पानी से पूरा पूरा भर चुका है। पढ़ लिया? अब आंखें बंद करें। ऊपर की घटना का काल्पनिक अनुभव करें। अपने वर्कशॉप में लोगों को हम यह अभ्यास कराते हैं, तब सभी के मुंह में पानी आ जाता है। आप यह अभ्यास पूरा करेंगे, उस समय आपके मुंह में भी पानी आ चुका होगा। अनुभव तो करके देखें। खास बात, इस अभ्यास में स्वाद इंद्रिय का अनुभव का अधिक कुशाग्रता तो बढ़ती है, साथ ही साथ आपको एक और दूसरा प्रमाण मिलता है। यह किसका प्रमाण है कि किस काम में आता है, उस विषय पर बात करें कुछ पन्नों के बाद। एक्सरसाइज नंबर 5, स्पर्श इंद्रियों का शार्पनिंग। गुदगुदी शब्द सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आ जाती है? कारण है कि यह शब्द सुनते ही उंगलियों का स्पर्श याद आ जाता है और बगैर गुदगुदी के मनुष्य मुस्कुराने लगता है। चलें, अब आंखें बंद करें। कल्पना करें आप बिस्तर पर सो रहे हैं और कोई आपको गुदगुदी कर रहा है। उसे देखें कैसा अनुभव होता है। बंद आंखों से कल्पना करें कि आपकी एक मुट्ठी में रेती है और दूसरी मुट्ठी में हवा भरा हुआ फुग्गा। आप दोनों मुट्ठियों को जोर से दबा रहे हैं। दोनों हथेलियों में कैसा अनुभव होता है, उस पर ध्यान दें। आंखें बंद कर कल्पना करें कि आप बाथरूम में बैठे हैं।
दो नल हैं चालू हैं, एक नल में ठंडा पानी आता है, दूसरे नल में सहने लायक गर्म पानी। आप दोनों नलों के नीचे एक एक हाथ अपने साथ रखते हैं और बारी बारी से रखते हैं। दोनों हाथ ठंडे और गर्म पानी का अनुभव करते हैं, उस पर ध्यान दें। आप अपने मन को कि जिस प्रकार का चित्र भेजते हैं उसी तरह का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, हमने देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श जैसी ज्ञानेंद्रियों की धार निकालने के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रदर्शन, परिवार वालों की आवाज़ सुनना, फूल सूंघना, नींबू के रस का स्वाद लेना, गुदगुदी के स्पर्श के और ऐसी ही कुछ अन्य अभ्यास देखें। आप जब विजुअलाइजेशन में पांचों इंद्रियों को सम्मिलित कर लेते हैं तब आपकी धारणा से भी ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हारे विजुअलाइजेशन के ऊपर अन्य परिबलों का भी प्रभाव होता है। चैप्टर नंबर 16, विजुअलाइजेशन को प्रभावित करने वाले परिबल। विजुअलाइजेशन के समय आप पांचों ज्ञानेंद्रियों को जितना अधिक शामिल करेंगे उतने अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। किंतु इसके अतिरिक्त विजुअलाइजेशन के पर अन्य कितने ही परिबल असर डालते रहते हैं। आइए इस तरह के 5 परिबल को देखते हैं, समझते हैं। अपनी मान्यता अपने विजुअलाइजेशन पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। यदि आप ऐसा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि आप अमेरिका में स्थायी हो गए, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, प्रगति के सोपानों पर बढ़ रहे हैं, किंतु आपकी मान्यता ऐसी है कि अमेरिका में पारिवारिक भावनाएं जैसा कुछ भी नहीं है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी के पास समय नहीं रहता है, ऐसी ही अनेक बातें हों तो आप अच्छी तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे और स्वाभाविक ही है कि इसके परिणाम भी जैसे चाहते हो वैसे नहीं मिलते। आपकी मान्यता आपके मन की बहुत गहराई में चुका एक प्रोग्रामिंग है जो आपकी प्रत्येक क्रिया को प्रभावित करता है। हमसे अनेक लोग पूछते हैं कि मैं रोज़ विजुअलाइजेशन करता हूँ पर परिणाम क्यों नहीं मिलते। जब इनके साथ विस्तार से बात करते हैं तब ख्याल आता है कि इनकी मान्यता इनकी विजुअलाइजेशन से बहुत अलग है। बहुत सारे किस्सों में ये अपनी मान्यता बदलने को तैयार ही नहीं होते। आपकी मान्यता आपके विजुअलाइजेशन के साथ अच्छी तरह से मिली हुई होनी चाहिए। यदि आप विजुअलाइज करते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिल रही है तो पहले ये मानना शुरू कर दें कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। मान्यता बदलें, संजोग बदलने लगेंगे। नंबर 2, आपकी भावनाएं। भावनाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेम, दया, करुणा, खुशी ये सभी सकारात्मक भावनाएं हैं, जबकि डर, गुस्सा, चिंता, उदासी, नफरत ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं। ये दोनों प्रकार की भावना विजुअलाइजेशन की क्रिया पर प्रभाव डालती हैं। जिस तरह स्वयं के भविष्य के प्रति चिंतित व्यक्ति जब विजुअलाइजेशन करने के लिए बैठता है तब उसका विजुअलाइजेशन में मन नहीं लगता। मन में अगर नफरत और गुस्सा भरा हो तो विजुअलाइजेशन का चलचित्र धुंधला ही रहता है। मन में यदि उदासी हो तो विजुअलाइजेशन में सजीवता नहीं आती। दैनिक जीवन में मनुष्य पर कई बार नकारात्मक भावना हावी हो जाती है। ये नकारात्मक भावना उस वक्त चाहे जितनी अधिक शक्तिशाली लगती हो, फिर भी सकारात्मक भावना की ताकत इससे कई गुना अधिक होती है। इसलिए अपनी भावनाओं के प्रति सदा जागृत रहें। आपका व्यक्तित्व यदि सकारात्मक भावना से भरा होगा तो विजुअलाइजेशन के श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। और हाँ, ये जब कोई घटना का विजुअलाइजेशन करें तो उसे भावनापूर्वक हृदय से करें। उदाहरण के तौर पर यदि वजन कम करने के लिए आप विजुअलाइज कर रहे होते कि मेरे वजन नॉर्मल है, मेरा शरीर सुडौल और कसा हुआ है, मेरी कदकाठी मजबूत और सुडौल है, तो इस समय वजन उतारने का मन में आनंद होना चाहिए। भार हल्का होने से मन में मुक्ति और हल्कापन और प्रसन्नता की भावना अनुभव करना चाहिए। यदि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आपने अपनी ड्रीम कार खरीद ली है तो इसे विजुअलाइजेशन करने के दौरान खुशी और कार खरीदने से मिले संतोष की भावना का अनुभव करें। हमारे विजुअलाइजेशन की वर्कशॉप के दौरान आंखें बंद कर विजुअलाइजेशन कर रहे प्रतिभागियों के चेहरे पर हमें यह खुशी अक्सर दिखाई देती है। लक्ष्य प्राप्ति के समय जो भावना आप अनुभव करते हो उसी का विजुअलाइजेशन करने के दौरान अनुभव करें। नंबर 3, अपना अभिगम। प्रति हफ्ते असंख्य लोगों के संपर्क में आने के कारण अनेक प्रकार के अभिगम हमारे सामने आते हैं, जिसमें से बहुत अच्छा अभ्यास करने का हमें अवसर मिलता है और हम अपने लिए उपयोगी निर्णायक तारण ढूंढ निकालते हैं।
ऐसा ही एक निर्णायक तारण यहाँ प्रस्तुत है। पहले 3 खास प्रकार के अभिगम देखिए। अभिगम नंबर 1, इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए कुछ भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब अगर आप कहते हो कि विजुअलाइजेशन भी करके देख लेते हैं। अभिगम नंबर 2, मुझे पहले एक बार चेक कर लेने दो, परिणाम मिलता है नहीं। कहिए किस का विजुअलाइजेशन करूं। अभिगम नंबर 3, सवाल ही नहीं, विजुअलाइजेशन करने से कोई संजोग या अवसर थोड़े ही बदल जाते हैं। आइए मैं आज से विजुअलाइजेशन शुरू करता हूँ, मेरे संजोगों में जरा सा भी बदलाव आए तो ही कहना। हमारा तारण यह है कि ऊपर के एक भी अभिगम के साथ विजुअलाइजेशन का परिणाम नहीं मिलता। पहले अभिगम में ऐसी बात है कि आप कहते हैं कि मैं विजुअलाइजेशन करने के लिए तैयार हुआ हूँ, वैसे मैंने सभी प्रयत्न कर लिए हैं। ऐसे लोग अंतर मन से निश्चय कर लेते हैं कि मुझे परिणाम नहीं मिलने वाले और इसीलिए परिणाम भी नहीं मिलता। ऐसे लोग हमारी बात को मान देने के लिए ही विजुअलाइजेशन करने के लिए तैयार होते हैं, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरे अभिगम में चेक करने या जांचने की बात है, परीक्षा की बात है और इसलिए परिणाम नहीं मिलता क्योंकि इसमें शंका है। शंका सबसे बड़ा वायरस है। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया परिणाम देती है या नहीं, इसकी खातिरी करना चाहिए, परंतु इसके ऐसे प्रयोग स्वयं के ऊपर ही करने की क्या आवश्यकता है। अन्य लोगों के परिणामों से भी यह जानकारी मिल जाती है, यह ख्याल आ जाता है कि विजुअलाइजेशन का विज्ञान काम कर रहा है नहीं। और विज्ञान जब इस व्यक्ति के लिए काम करता है तो दूसरे के लिए भी काम करेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, यह हकीकत है। और तीसरे अभिगम में चुनौती देने की बात है और ऐसी भावना है। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसा व्यवहार हो तब भी परिणाम नहीं मिलते क्योंकि अंतर्मन से ये व्यक्ति स्वयं ही परिणामों को आने से रोकता है। मित्रों, विजुअलाइजेशन कोई खेल नहीं, यह शुद्ध रूप से सृजनात्मक और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि आपको विजुअलाइजेशन के परिणाम आपको आपका मन ही देता है। ऐसे में परिणाम मिलते हैं या नहीं, ऐसी शंका करते समय या ट्रायल करते समय या चुनौती देते समय हम अपने मन पर ही शंका कर रहे होते हैं, अपने मन के ऊपर ही ट्रायल करते रहते हैं और अपने मन को ही चुनौती देते रहते हैं। इसका कोई अर्थ है भला? जो आप संपूर्ण सकारात्मक अभिगम के साथ विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपका मन आपके विजुअलाइजेशन को अच्छा सहयोग देगा। स्थान और समय, अपने विजुअलाइजेशन के ऊपर स्थान और समय का भी प्रभाव होता है। परिचित शांत और एकांत स्थल विजुअलाइजेशन करने के लिए अधिक अनुकूल रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ विजुअलाइजेशन हो सकता है। याद रहे कि यदि आप चाहें तो जागृत अवस्था में भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन करते समय ये परिबल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि अर्ध जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन करना हो तो भी जागृत अवस्था में अर्ध जागृत अवस्था में जाने के लिए भी स्थान की अनुकूलता बनी रहती है। जरा देख लें कि सही विजुअलाइजेशन करने के लिए आप इनमें से कौन सा विकल्प पसंद करेंगे। नंबर ए। नंबर बी, अपने घर में या पड़ोसी के घर में, आपके ऑफिस में या रेस्टोरेंट में, शांत नदी के किनारे या रेलवे स्टेशन पर। मुझे भरोसा है कि आप इनमें से एक को पसंद करेंगे। एक बार विजुअलाइजेशन में सुकौशलता आ जाए तो फिर तो आप कुंभ के मेले की भीड़ में भी निर्विघ्न रूप से विजुअलाइजेशन कर सकते हो, किंतु प्रारंभ में अच्छे अनुकूल स्थान को पसंद कर लें तो विजुअलाइजेशन में आसानी हो रहती है। दूसरी बात, सुबह नींद में से जागते समय और रात्रि में नींद में जाने के समय हम प्राकृतिक ढंग से अर्ध जागृत अवस्था के पास होते हैं। ऐसे में यह समय विजुअलाइजेशन करने के लिए उत्तम है। इसलिए तो शायद प्रत्येक धर्म में पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के लिए सुबह और शाम का समय तय किया गया है। वातावरण, अपने विजुअलाइजेशन पर वातावरण का भी बहुत गहरा अधिक प्रभाव पड़ता है। दो प्रकार से वातावरण का असर होता है, आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण, विजुअलाइजेशन करते समय यदि मन में शांति और स्थिरता होती है तो विजुअलाइजेशन करने अच्छी तरह से हो सकता है। जब अशांति या उच्चाटन होता है तो विजुअलाइजेशन में बाधा होती है। इसलिए विजुअलाइजेशन करने के पहले मन को शांत, स्थिर और प्रसन्न रखना चाहिए। बी, बाहरी वातावरण, जिस वातावरण में रहने की हमें आदत होती है ऐसे वातावरण में विजुअलाइजेशन करना अधिक अनुकूल होता है। अधिक ठंड और अधिक गर्मी दोनों मन को एकाग्र करने में बाधक बन सकते हैं। अतः जैसा आपको अनुकूल लगे वैसे वातावरण में विजुअलाइजेशन करें।
मंद मंद सुगंध, हल्का धीमा लयबद्ध संगीत विजुअलाइजेशन के अनुभव को अधिक मज़ेदार बनाता है। स्वच्छ, शुद्ध और अनुकूल वातावरण में सरलता रहती है और बाहर के वातावरण की अपेक्षा अंदर के वातावरण की शुद्धता अधिक महत्व की है। प्रत्येक विजुअलाइजेशन के पहले विश्व के सभी प्राणियों के लिए शुभ इच्छा करेंगे तो विजुअलाइजेशन अधिक फलदायी बनेगा। मित्रों, विजुअलाइजेशन आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का साधन है, यह उपकरण है, अतः इसका जितना समझदारीपूर्वक उपयोग करेंगे उतना ही अधिक परिणाम होगा, अधिक लाभ मिलेगा। हम यदि सहज जिंदगी जीते हैं तो अपनी इच्छाएं भी सहज रूप से पूर्ण हो जाती हैं। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक या सहज होती है, अतः प्रकृति के साथ उसी के अनुरूप होकर प्रकृति के साथ अलाइनमेंट कर जिएंगे तो विजुअलाइजेशन के इच्छित परिणाम सहज रूप से मिलेंगे। कल्पना के पंख, मन की आंखें, भीतर का जीव भीतर को झांकें, सृजनहार पर श्रद्धा वह रखें, आज में बैठकर कल को देखें। राजीव भलानी। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं विजुअलाइजेशन बुक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया और राजीव भलानी। हम पहुंचते हैं चैप्टर 17, प्रकृति के साथ अलाइनमेंट। प्रकृति के साथ अलाइनमेंट का अर्थ है प्रकृति के साथ एकाकार होना, माने अपनी क्रियाओं और भावनाओं में सहजता आ जाना। दूसरे ढंग से प्रकृति के अनुसार जीना ही प्रकृति के साथ अलाइनमेंट कहलाता है। इसके लिए इतना करें। नंबर 1, क्षमा करें और भूल जाएं। किसी की छोटी या बड़ी भूल हो तो उसके लिए उसे बिना किसी शर्त के क्षमा कर देना केवल सद्गुण ही नहीं, सहजता भी है। कोई व्यक्ति जानबूझकर भूल करता है तो भी उसे क्षमा कर देना चाहिए, और माफ़ करने के बाद भी उसमें सुधार नहीं आए तो भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि हम उसके लाभ के लिए ही उसे माफ़ नहीं करते, अपितु अपने लाभ के लिए माफ़ी देना होती है। जब तक हम ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं कर देते हैं तब तक अपने मन में उसके लिए नफरत, दुश्मनी और गुस्से की भावना चलती रहेगी। इससे उसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु देश भरे हमारे मन में हम अपने सुखी भविष्य के चित्र को अंकित नहीं कर सकते, अर्थात नुकसान अपना ही हो रहा है। यह बिल्कुल तकनीकी बातें हैं। गंदे बर्तन में हम कभी भोजन नहीं बनाते, तो फिर गंदे मन में उज्जवल भविष्य की रबड़ी कैसे बनाई जा सकती है। आंखें बंद करें और ऐसे व्यक्ति का चित्र मन में उभारें जिसने माने जाने अनजाने में आपको कभी दुख पहुंचाया हो। उनको मन की सच्चाई से मन ही मन कहें कि मैं तुम्हें बगैर शर्त माफ़ करता हूँ और तुम सुखी रहो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस तरह लोगों को माफ़ करें, हल्के हो जाएं और प्रसन्न हो जाएं। मौज मस्ती करें, जल से करें, क्योंकि किसी को माफ़ करना एक सहज स्वाभाविक कार्य है। हमें आदत नहीं होती इसलिए कुछ कठिन लगता है, किंतु अब माफ़ करने की आदत डालें। वैज्ञानिक अनुसंधान भी यही कहते हैं कि माफ़ करने की आदत अपनाने से शरीर में कई रोगों के प्रवेश को रोका जा सकता है। माफ़ करने की आदत वालों को माफ़ी मांगने के अवसरों का कम सामना करना पड़ता है। नंबर 2, सात्विक भोजन लें। सामान्यतः देखें तो आज के युग में सात्विक भोजन लेना असंभव जैसा लगता है। इसके बावजूद ऐसे अनेक लोग देखने को मिलते हैं जो किसी भी स्थिति में सात्विक भोजन ही लेते हैं। जो सात्विक भोजन मिले तो उपवास कर लेते हैं, पर सात्विक भोजन ही उनका मुख्य अभिगम होता है। और सत्य बात तो यह है कि जिसमें सत्व नहीं होता उसे असात्विक भोजन को चबाने पचाने में किया गया श्रम बेकार की मजदूरी है। सात्विक खुराक को हमारा पाचन तंत्र सहज ढंग से ही स्वीकार कर लेता है और 24 घंटे में प्रकरण का निराकरण कर देता है। इसके कारण शरीर में अन्य सभी तंत्र निर्विघ्न अपना कार्य सहज रूप से करते हैं। बस यही हमारा लक्ष्य है। हम अपने मन से इतना अच्छा रोचक काम कर लेते हैं तो इसमें शरीर का भी सहयोग मिलना आवश्यक है। हम शरीर के लिए कुछ न करें तो कम से कम इतना तो अवश्य करें कि उसे अपना काम प्रसन्नता से ही करने दें। जो आप बुद्धिमान हैं तो ऐसी किसी भोजन को चबाने या पचाने की मेहनत नहीं करना चाहिए जिसमें सत्व न हो। सात्विक भोजन लेना सहजता है। नंबर 3, कृतज्ञता का अनुभव करें।
आप जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते होंगे, बड़े बड़े सपने देखे होंगे, ऊंचे लक्ष्य तय किए होंगे और बहुत सी वस्तुएं प्राप्त करनी है ऐसा निश्चय किया होगा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अभी आपके पास कुछ नहीं है। इस समय भी आपके पास बहुत कुछ है और ऐसी वस्तुएं हैं जो अन्य अनगिनत लोगों के लिए एक सपना ही है। ये वस्तुएं प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है। तो क्या इतनी सारी वस्तुएं होने के बदले आप कृतज्ञता या अर्थात हार्दिक आभार का अनुभव करते हैं? छोटी छोटी उपलब्धियों पर आभार या कृतज्ञता व्यक्त करना हमें और अधिक प्राप्त करने के योग्य बनाता है। जो भी मिले खुश हो जाएं। यह स्वाभाविक कर्म है। आपके पास जो भी कुछ है उसे दिन में 2-3 बार याद करें और कृतज्ञता की लगन का अनुभव करें। नंबर 4, अन्य लोगों की मदद करते रहें। हम सह अस्तित्व की प्राकृतिक संरचना में रहते हैं, सह अस्तित्व के संसार में रहते हैं जहाँ किसी का भी स्वतंत्र या अकेले ढंग से कार्य नहीं चल सकता। अपने प्रत्येक व्यवहार पर बारीकी से नज़र रखें तो ख्याल आएगा कि हम सब एक दूसरे के साथ कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे की कितनी अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम किसी और की सहायता कर रहे होते हैं तो सही माने में हम अपनी स्वयं की सहायता ही कर रहे हैं और इस तरह इस प्रकृति के नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाते रहते हैं। इसलिए किसी की सहायता या मदद करना कोई विशेष कार्य नहीं है, यह तो स्वाभाविक कार्य है। अतः अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की आदत अपना लेने या डाल लेने से प्रकृति के साथ गठबंधन हो जाता है। नंबर 5, प्रतिदिन ध्यान करें। जब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को करने में आपको स्थान का भान न रहे, कितना समय हुआ है इसका भी ख्याल न रहे, भूख और प्यास का भी ख्याल न रहे, तो समझ लें आप ध्यान कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें शरीर और मन की 100% ध्यान रखना, अर्थात ध्यान करना। ध्यान करना कोई खास विधि नहीं है, किंतु जो कुछ करें उसी में ध्यान रखना, ये ध्यान करने की क्रिया ही है। इस तरह जब आप ध्यान करते हो तब आप वर्तमान में ही रहते हो और वर्तमान में रहना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः जब जो करो तब उसी में रहो। सूत्र को अपनाने से हम अधिक सहजता, स्वाभाविकता और प्राकृतिक होते जाएंगे। नंबर 6, परम शक्ति पर विश्वास करें। आप चाहे तो इसे परम शक्ति कहें, विश्व चेतना कहें, परमात्मा कहें या सुपर पावर या महाशक्ति कहें या अन्य चाहे जो कुछ कहें, किंतु क्या आपको उसके ऊपर विश्वास है? इस सृष्टि की व्यवस्था यूं ही नहीं चलती। कई सटीक वैश्विक सिद्धांतों के द्वारा इनका निर्देशन नियमन होता है। कार्य और कारण का सिद्धांत बताता है कि सृष्टि में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कर्म अपने अनुरूप ही फल देता है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि समान फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा धारण करने वाली वस्तुओं, घटनाओं और लोगों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। इस तरह के अनेक सिद्धांतों द्वारा इस छोटी सी छोटी प्रक्रियाओं का संचालन होता है। क्या आप इन सिद्धांतों पर विश्वास करते हो? ईश्वर, अल्लाह या यीशु पर विश्वास है? जो आपको इन पराशक्तियों पर विश्वास है तो समझिए कि आप प्रकृति के साथ गठबंधन में जी रहे हैं या प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सृष्टि में चल रही किसी भी घटना को जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे वास्तविकता मानना जरूरी नहीं है। सृष्टि में हर क्षण करोड़ों सूक्ष्म और अदृश्य प्रक्रियाएं मेरे और आपके पक्ष में और विरोध में चलती रहती हैं और इस तरह की प्रत्येक प्रक्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। इसलिए कई महापुरुष कहते हैं कि जो हो रहा है उचित है। छोटी छोटी बातों में ऐसा कैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसा कैसे होता रहता है, अमुक व्यक्ति को यह क्यों मिला, ये लोग ऐसा कैसे क्यों करते हैं, लोग सुधरते क्यों नहीं, इस तरह के रोते रहने से मनुष्य सतत असुरक्षा और आंतरिक विरोधाभास में ही जीता है। यदि परम शक्ति पर विश्वास रखा जाए तो एक ही झटके में यह असुरक्षा और आंतरिक विरोधाभास समाप्त हो जाता है। मन में सुरक्षा और श्रद्धा का अंकुर फूटने लगता है, सहज ढंग से जिया जा सकता है। अतः परम शक्ति पर विश्वास रख कि जो हुआ था वह होना आवश्यक था, इसलिए हुआ था। जो कुछ हो रहा है वह होना आवश्यक है, इसलिए हो रहा है।
जो होना है वह ज़रूरी होगा, इसलिए होगा। कारण में समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी हम सभी घटनाओं के कारणों के बारे में कहाँ तक जानते हैं। नंबर 7, भरपूरता की मानसिकता। आप जो कुछ काम कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो उसमें प्रतियोगिता बढ़ने लगे तो अनेक प्रतियोगी फूट पड़े तो आपके मन में कैसा लगेगा। जिनकी मानसिकता भरपूरता या संपन्नता की होती है, ऐसे लोग चाहे जैसी प्रतियोगिता के बीच काम करते रहते हैं उसके बाद भी उनके मन में चिंता का अंश मात्र भी नहीं होता। उनके इस अभिगम में नादानी या लापरवाही नहीं होती, परंतु उन्हें इस बात का पक्का विश्वास होता है कि इस दुनिया में सबके लिए भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और आप देखें तो स्पष्ट यह हकीकत है कि सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। भूमि प्रचुर मात्रा में है, पानी प्रचुर मात्रा में है, खनिज प्रचुर मात्रा में है, लोग भी बहुत हैं, अवसर भी बहुत हैं। विश्व के प्रत्येक शहर में सुबह से शाम तक करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर होता है। विपुलता या प्रचुरता के इस महासागर में मेरे और आपके बड़े से बड़े सपने भी 2-4 बूंद से अधिक नहीं है। कोई चाहे जितना उलेच ले, लेकिन यह समुद्र कभी खाली नहीं होता। यदि इस प्रचुरता की मानसिकता बलवती होती जाए तो ही प्रतियोगिता और प्रतियोगियों का डर मन में से निकल सकता है। और जब यह डर निकल जाता है तो सह अस्तित्व का आनंद सहज मिलने लगता है। इस तरह अपनी क्रियाओं या और भावनाओं का प्रकृति के साथ अलाइनमेंट बन जाए तो हम अपनी ज़िंदगी और अधिक सहज, स्वाभाविक और आसान ढंग से जी सकते हैं। इस तरह वह स्वाभाविक या सहज जीवन जीने से इच्छाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। जो कुदरत के साथ अलाइनमेंट में जीते हैं उनकी सेहत भी हमेशा अच्छी रहती है। मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं विजुअलाइजेशन बुक, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया और राजीव भलानी, जिसके लेखक हैं। चैप्टर 18, महत्वपूर्ण 3 विजुअलाइजेशन। वर्षों से हमारे सेमिनार और वर्कशॉप के द्वारा हमने एक बात को खास नोट किया है कि अधिकतर लोग जिंदगी के 3 महत्वपूर्ण कार्य के लिए विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करते रहे हैं। और इन्हीं बात को ध्यान में रखकर यह हमारे समक्ष अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जब आप इन 3 क्षेत्रों के लिए विजुअलाइजेशन करते हो तब किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसकी क्या उपयोगी टिप्स दी गई है जिससे आपको विजुअलाइजेशन करने में आसानी रहती है। जिंदगी के महत्व के 3 क्षेत्र हैं: स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और रिश्ते। नंबर 1, तंदुरुस्ती का विजुअलाइजेशन। आपके शरीर के सभी आंतरिक अंग या अवयव अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इनका विजुअलाइजेशन करते समय यदि आपको इस बात की जानकारी है कि फेफड़े कैसे हैं, जठर कैसा है या किडनी कैसी होती है, तो विजुअलाइजेशन में आसानी होती है। अतः सबसे पहले इन स्वस्थ अंग या अवयवों के चित्र इकट्ठे कर लें और उन्हें अच्छी तरह से देख लें, जिससे विजुअलाइजेशन करते समय आपके मन में इनका स्वस्थ और स्पष्ट चित्र उभर सके। याद रहे कि मेरी बीमारी चली गई है, इसकी अपेक्षा मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा विजुअलाइजेशन करना है। यदि बढ़ी हुई चर्बी घटाना हो तो बगैर चर्बी के शरीर वाला आपका कोई पुराना फोटो होता है उसका संदर्भ के रूप में उपयोग करें। दिन में बार बार इस चित्र को देखा करें। किसी भी प्रकार का शारीरिक दर्द को दूर करना हो तो विजुअलाइजेशन करते समय दर्द वाले भाग के ऊपर कोई दिव्य रोशनी, ठंडा या मृदु स्पंदन फैला रही है, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। अर्ध जागृत मन को तंदुरुस्ती के चित्र पहुंचाने के लिए आप चुस्ती, स्फूर्ति और तरोताजा तथा उत्साहित होकर कार्य कर रहे हो, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। आप अनुपयोगी या नुकसानदायक भोजन को त्याग रहे हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन करने के बदले आप अपनी उपयोगी और सात्विक आहार ले रहे हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। कुछ सब्जियां अच्छी नहीं लगने के बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे लौकी, करेला, मेथी। आप विजुअलाइजेशन करें कि आप बहुत खुश होकर ये सब्जी खा रहे हैं, इसका स्वाद का आनंद उठा रहे हैं। समय समय के साथ आपके स्वाद भी बदलते जाएंगे। स्वाद कभी भी अच्छा या खराब नहीं होता, यह तो केवल आदत का प्रश्न है।
हमें जो वस्तु अच्छी नहीं लगती उसे अपने ही परिवार के लोग कितने आनंद से खाते हैं। प्रकरण 15 में बताई गई एक्सरसाइज में नींबू के काल्पनिक रस ने मुंह में वास्तव में पानी उत्पन्न करा था। आपको प्रमाण मिल चुका है कि कल्पना शक्ति के द्वारा शरीर में से किसी भी प्रकार का स्राव, बहाव या रिसाव पैदा किया जा सकता है। उसी के अनुरूप शरीर में से रिसने वाले या झड़ने वाले अन्य स्रावों को भी विजुअलाइजेशन के द्वारा नियमित रूप से बीमारियों में से बाहर किया लाया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की आसन या कसरत नहीं हो सकती है तो विजुअलाइजेशन करें कि यह सब आप सरलता से और सही ढंग से कर रहे हैं। चित्रों का सहायता ले सकते हैं। विजुअलाइजेशन का यह दृश्य बहुत उपयोगी रहेगा। आपका प्रिय मित्र आपसे कह रहा है कि तेरी बात नहीं है, तुझे तो सब कुछ हजम हो जाता है। विजुअलाइजेशन करें कि आपका मित्र आपके सामने प्रसन्न मुख से आपकी ओर देखकर आपको संबोधित कर उपरोक्त वाक्य कह रहा है कि तेरी बात नहीं है, तुझे तो सब कुछ हजम हो जाता है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि का विजुअलाइजेशन। मेरे पास भरपूर मात्रा में रुपया आ रहा है या रुपयों की बरसात हो रही है। ऐसा कुछ विजुअलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण है कि आय सुख प्रदान नहीं करती, अपितु उसका उपयोग सुख प्रदान करता है। इसलिए जावक या खर्चे भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा विजुअलाइज करें कि मेरे पास बहुत रुपया आ रहा है और उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, अर्थात कि मेरे जीवन में प्रचुर मात्रा में रुपया बहुत रहता है। इस क्रम में विजुअलाइजेशन हो सकता है, मेरा उद्देश्य अच्छा देना और अधिक सीखना है। मेरे काम की अथवा मेरी प्रैक्टिस की मांग पैदा हो रही है। मैं श्रेष्ठ ढंग से काम करता हूँ या कर सकता हूँ। मुझे काम करने में बहुत आनंद मिलता है, नया सीखने को मिलता है। मेरे कार्य का मुझे भरपूर प्रतिसाद मिलता है। मेरी आय दिन पर दिन बढ़ रही है। इस आवक का मैं बहुत अच्छा उपयोग करता हूँ। रुपये का उपयोग मुझे सात्विक आनंद प्रदान करता है। मैं अपनी आय का सेवा के काम में भी उपयोग करता हूँ। उपरोक्त बातों को लेकर घटना बनाएं, अपनी स्क्रिप्ट लिखें और बाद में विजुअलाइजेशन करें। घटना और स्क्रिप्ट किस तरह बन सकती है, यह हमने प्रकरण नंबर 11 में देख लिया है। कोई रकम छोटी या बड़ी नहीं है, यह तो हमारे जागृत मन का अभिप्राय होता है, क्योंकि आंकड़ों का छोटा या बड़ा होना बिल्कुल सापेक्ष बात है। अर्ध जागृत मन के लिए कोई वस्तु छोटी नहीं है और न ही कोई वस्तु बड़ी है। इसके लिए प्रत्येक रकम केवल मात्र रकम ही है ना। खुशी की बात, आय की रकम में से केवल वस्तुएं खरीद रहे हो तो इतना ही नहीं, आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आप इन वस्तुओं के उपयोग से खुश हो रहे हैं, अपना विकास हो रहा है। यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो ऐसे अनेक सृजनात्मक कार्य कर सकते हो जो आपको पसंद है। अतः इस तरह के कार्य आप कर रहे हो, ऐसी घटनाओं को विजुअलाइज करते रहें। विजुअलाइज करें कि आपकी आय के साथ साथ दूसरे अन्य लोगों की भी आय बढ़ रही है और सब सुखी हो रहे हैं। नंबर 3, रिश्तों का विजुअलाइजेशन। यदि हमें इस बात की जानकारी हो कि आने वाले 24 घंटे हमारी ज़िंदगी का अंतिम 24 घंटे हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है, बस वैसा ही व्यवहार आप कर रहे हो, ऐसा विजुअलाइज करें। परिवार के सदस्य, पड़ोसी, सहकर्मी, मित्रों से आप कैसा व्यवहार की उम्मीद रखते हैं, यह तय कर लें और फिर विजुअलाइज करें कि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। विशेष ध्यान रखने की बात, जब आप अपने अलावा और किसी अन्य व्यक्ति के लिए विजुअलाइज करते हो तो तब इसका प्रभाव तो होता है, किंतु उस व्यक्ति के स्वयं के विजुअलाइजेशन का, उसकी मान्यता अथवा भावना का उस पर अधिक असर होता है। उदाहरण के तौर पर शेफाली अगर ऐसा विजुअलाइज करती है कि उसका पति अपनी वर्तमान की अच्छी और सुरक्षित नौकरी जारी रखता है, किंतु उसका पति राहुल ऐसा कर रहा है, सोच रहा हो कि मैं किसी बड़े शहर में मेरा अपना नया स्वतंत्र व्यवसाय कर रहा हूँ, तो राहुल के विजुअलाइजेशन का प्रभाव और अधिक होगा। इसका कारण यह है कि उसमें उसकी भावना, मान्यता और इच्छाएं मिली हुई हैं।
किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध संजोगों या अवसरों का आपके द्वारा उसके लिए किए गए विजुअलाइजेशन का परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए विजुअलाइजेशन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे स्वयं के अंदर और अधिक सुधरने के लिए इतनी अधिक जगह होती है कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। हम विजुअलाइजेशन के द्वारा हम स्वयं के अस्तित्व में अधिक सकारात्मक बदलाव ला करके अन्य व्यक्ति के लिए उदाहरण स्वरूप बन सकते हैं, जिससे प्रेरणा लेकर हम स्वयं में बदलाव ला सकें। हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है या हमारा बेटा सफल व्यापारी बन रहा है, ऐसा विजुअलाइजेशन करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। यदि उनके लिए विजुअलाइजेशन करना ही हो तो ऐसा विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि मेरी बेटी खूब सफल है, सुखी है और खूब प्रगति कर रही है। वह बहुत ही सकारात्मक है और लोगों के लिए उपयोगी बन रही है। कारण वह क्या बनने वाला है यह हमें तय करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसी विशेषताएं, खूबियाँ हो सकती हैं जिसके कारण जिनके बारे में आपको जानकारी या खबर नहीं होती, वैसे क्षेत्र में भी वह अच्छी प्रगति उन्नति कर सकते हैं, देश के लिए उपयोगी बन सकते हैं। अपने बच्चे द्वारा हमारे द्वारा इस विश्व में आए हैं। हम उनके मालिक नहीं हैं परंतु ट्रस्टी हैं। इनका श्रेष्ठ और सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो यह देखना हमारा कर्तव्य है, किंतु उन्हें यह क्या करना है यह तो स्वयं उन्हें ही तय करना होता है। दूसरी बात, मेरे बच्चे मेरे जैसे ही बने यह इच्छा रखना भी निरर्थक है। हमारी नई पीढ़ी हमारी जैसी ही हो यह ऐसा इच्छा रखना विकास नहीं, स्थिरता है। और समाज भी एक जैसे लोगों से ऊब जाता है। कुछ नया होना ही चाहिए। संबंधों में विच्छेद, अनबन या मतभेद हो और आप चाहते हो कि ये संबंध फिर अच्छे हो जाएं, तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना चाहिए कि यह संबंध फिर से जुड़ गए हैं और सभी बहुत खुश हैं। सब एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। किस ढंग से संबंध सुधर गए, किसने समाधान कराया, किसने कितने प्रयास किए, कौन सुधर गया, कौन झुक गया, यह सब विजुअलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आम खाओ प्रभु, पेड़ गिनने की क्या जरूरत। तंदुरुस्ती, आर्थिक समृद्धि, परस्पर संबंधों के विजुअलाइजेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है यह आपने देखा। आप अपनी स्वयं की स्क्रिप्ट किस ढंग से लिखेंगे यह भी आप जानते हैं। कहा जाता है कि शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ काम में देरी किस बात की। आगे के कागज़ पर हम अपनी इन स्क्रिप्ट को लिखने की जगह दी गई है। यही से आप अपने माइंड मूवी की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें। आप ही निर्माता, आप ही दर्शक, आप ही नायक, आप ही दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं विजुअलाइजेशन बुक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया और राजीव भलानी। और हम पहुंचते हैं चैप्टर 19। वाह, काम बन गया। आपने कोई सुंदर सपना सजा रखा हो, कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया हो और वह मिल जाए तो कितना अधिक आनंद मिलता है। तब खुश होकर मन बोल उठता है, वाह। विजुअलाइजेशन को जानकर, समझकर, इसका प्रायोगिक प्रशिक्षण लेकर इसके भरपूर लाभ लेने वाले सभी लोगों की बातें लिखने बैठें तो पुस्तकें भी कम पड़ जाएंगी। इसलिए कुछ लोगों की ही बात करते हैं जिससे आपको स्पष्ट ख्याल आ जाए कि इन लोगों ने इस तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया है जिससे उन्हें ऐसे परिणाम मिले। विवाह के 15 वर्ष के बाद बच्चा हुआ। सूरत निवासी नूरजहां मंसूरी की शादी हुए 15 वर्ष बीत चुके थे पर बच्चा नहीं हुआ। सभी तरह के इलाज करके देख लिए पर परिणाम शून्य रहा। विजुअलाइजेशन करने के बाद पति पत्नी दोनों ने निश्चय किया कि हमें बेटी ही चाहिए। उसका नाम भी तय कर लिया, जन्नत। पत्रिका में से एक बच्ची का चित्र काटकर दीवार पर लगा दिया। गर्भधारण और प्रसूति की तारीख भी तय कर ली और नियमानुसार विजुअलाइजेशन चालू किया। हमारी छोटी सी जन्नत घर में घूम रही है, ऐसा विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया। उसके स्वास्थ्य के लिए विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया। उनके यहाँ ऐसा ही हुआ। उसी वर्ष तय की हुई तारीख पर स्वर्ग की परी के समान जन्नत का उनके यहाँ जन्म हुआ। बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त जन्नत धरती पर अवतरित हुई और वह भी दीवार पर लगे चित्र जैसी है। आज श्रीमती नूरजहां हमारे पास से खास शिक्षा लेकर माइंड पावर ट्रेनर बन चुकी हैं
और जिसे संतान नहीं होती हो, ऐसी दंपतियों को यह विज्ञान सिखाने का नेक कार्य कर रही हैं। नंबर 2, 5 घंटे में 42 किलोमीटर की मैराथन पूर्ण की। मुंबई के अमित शाह 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने तय किया कि 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ पूर्ण करना है, और वह भी एक दिन में। यह बिल्कुल असंभव लगता था, किंतु हमारे वर्कशॉप के दौरान आपने विजुअलाइजेशन सीखा। विजुअलाइजेशन की हमारी ऑडियो सीडी को मोबाइल में सेव कर ली और रोज़ विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। लगातार 6 माह तक विजुअलाइजेशन किया कि मैं मैराथन सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहा हूँ। सारे रास्ते के साथ पूर्ण रूप से विजुअलाइजेशन किया। अंततः मैराथन दौड़ का दिन आया। मात्र 5 घंटे में ही 42 किलोमीटर की दूरी पूर्ण कर ली, और वह भी स्वास्थ्य के साथ। अत्यंत कठिन कार्य सहजता से पूर्ण कर लिया। इन 5 घंटों में 3 किलो वजन भी कम हुआ। अमित शाह और अपने आज अनिल अंबानी ग्रुप के साथ प्रति रविवार रास्तों पर मैराथन करते रहते हैं। नंबर 3, शतरंज की चैंपियनशिप के अवार्ड। सूरत की स्वीटी पटेल 6ठी कक्षा में पढ़ती है। शतरंज के खेल में वह बचपन से तेज है। विजुअलाइजेशन सीखकर शतरंज की प्रतियोगिताओं में भाग लेती गई और सफलता मिलती गई। पहले स्कूल, फिर शहर, फिर जिले से आगे बढ़कर शतरंज की चैंपियनशिप जीतने के लिए विजुअलाइजेशन करने लगी। ईरान में 18 वर्षों से कम आयु के शतरंज मैच में अविजित चैंपियन बनी। विजुअलाइजेशन चालू रखा। ग्रीस में खेली गई चैंपियनशिप में अविजित चैंपियन बनी। यूएई में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। विजुअलाइजेशन चालू रखा। साथ ही थाईलैंड में खेली गई एशियन चैंपियनशिप में 4 तो कांस्य और 1 रजत पदक प्राप्त किया। स्वीटी का विजुअलाइजेशन आज भी चालू है। वे विश्व की सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर बनने का विजुअलाइजेशन कर रही हैं, और उसे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। नंबर 4, अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। कलकत्ता के राजू ठक्कर अभिनेता के तौर पर काम करते हैं। हमारे एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विजुअलाइजेशन सीखा और तय किया कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम करना है। विजुअलाइजेशन शुरू किया और सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को मिला। अन्य सफलता भी मिलती रही। इसके अतिरिक्त बंगाल का प्रसिद्ध उत्तम कुमार अवार्ड भी आपको सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए मिला। नंबर 5, अपना निजी विमान खरीदना। हांगकांग के भूपेन सुरानी हीरा व्यवसाय में सफल उद्योगपति हैं। विजुअलाइजेशन सीखने के बाद व्यापार के विकास हेतु विजुअलाइजेशन शुरू किया कि मेरे पास मेरा स्वयं का निजी विमान है। उन्होंने विजुअलाइजेशन शुरू किया और सफलता मिलती गई। व्यापार बढ़ता गया और उन्होंने अपना स्वयं का विमान खरीद लिया। चित्रलेखा पत्रिका में उनकी इस सफलता की कहानी कवर स्टोरी के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। अमेरिका की वीज़ा मिला। अहमदाबाद की नीपा शाह 2 वर्ष पहले अमेरिका जाना चाहती थी। वीज़ा मिलेगा ऐसी संभावना नहीं दिखती थी। विजुअलाइजेशन तकनीक सीखने के बाद विजुअलाइजेशन शुरू किया और मैं वीज़ा के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। संतोषजनक जवाब दे रही हूँ और मुझे सरलता से वीज़ा मिल गया। उनको वीज़ा के लिए इंटरव्यू के समय अधिक प्रश्नोत्तर के बगैर आसानी से वीज़ा मिल गया। उसे इस बात का आश्चर्य था कि विजुअलाइजेशन में काल्पनिक व्यक्ति के रूप में जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था उसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, और वास्तव में जब इंटरव्यू दिया गया था उस समय भी जिस अधिकारी ने साक्षात्कार लिया था वह भी नीले रंग का शर्ट पहने था। नंबर 7, 40 लाख से 1 करोड़ 5 लाख की वार्षिक आय। मुंबई के दीपक धाबलिया इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस के क्षेत्र में सफल प्रोफेशनल हैं। 2 वर्ष पहले उनकी वार्षिक आय 40 लाख थी। माइंड पावर की यह विजुअलाइजेशन तकनीक सीखने के बाद उन्होंने वार्षिक आय का लक्ष्य 1 करोड़ रुपए तय किया। नियमानुसार विजुअलाइजेशन शुरू किया। संजोगों से घटनाओं से में परिवर्तन होता गया, अवसर मिलते गए और अगले वर्ष 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ 5 लाख की आय हुई। दीपक जी बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक और व्यक्तिगत कोच भी हैं। नंबर 8, ब्रेन ट्यूमर के इलाज को सफल बनाया। अफ्रीका के कंपाला में रहने वाले हितेश भाई शाह को कुछ समय पहले ब्रेन में कैंसर की गांठ हो गई थी। इलाज के लिए मुंबई आए हुए थे, फिर भी मन से मजबूत थे। डॉक्टर को यह विश्वास नहीं था कि उपचार सफल होगा, किंतु हितेश भाई प्रतिदिन विजुअलाइजेशन करते थे कि वे स्वयं बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। इसका परिणाम यह रहा कि अत्यधिक कठिन उपचार सरलता से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसके बाद तो अन्य रोगों के उपचार के समय उनकी केमोथेरेपी के समय डॉक्टर अपने रोगियों को सकारात्मकता
की विशेष खुराक देने के लिए हितेश भाई को बुलाते थे। नंबर 9, एक सप्ताह में प्रमोशन। बेंगलोर के एजी प्रसाद निजी कंपनी में नौकरी करते थे। इन्हें मन की शक्तियों के विषय में खास जानकारी नहीं थी। जब विजुअलाइजेशन के विषय में जाना तो वे उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहिए था। नियमानुसार विजुअलाइजेशन शुरू किया और पलक झपकते ही ऐसे संजोग बनने लगे कि एक ही सप्ताह में प्रमोशन हो गया। नंबर 10, कंपनी का सबसे अधिक नकारात्मक विचारक। कंपनी का सबसे अधिक सकारात्मक विचारक बना। दिल्ली स्थित आईजीएल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि आपके द्वारा सिखाई गई विजुअलाइजेशन तकनीक के द्वारा कर्मचारियों की सकारात्मकता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे अधिक नकारात्मक विचार करने वाला कर्मचारी सबसे अधिक सकारात्मक विचार करने वाला बन गया। नंबर 11, गुजराती नाटक में मनपसंद भूमिका मिली। अहमदाबाद के आकाश झाला को अभिनय के जबरदस्त शौक है। मुंबई में अभी अभी संघर्ष की शुरुआत ही की थी कि विजुअलाइजेशन के विषय में जानने के बाद हमारे साथ बैठकर अच्छी तरह से पूर्ण जानकारी समझने के बाद आपने विजुअलाइजेशन शुरू किया। प्रसिद्ध और लोकप्रिय गुजराती नाटक कौन दीगा अने तमारा नहीं रही गया में जो भूमिका चाहते थे वही मिली और उसे अच्छी तरह से अदा भी की। भारत सहित अमेरिका के लगभग प्रत्येक बड़े शहर में इसके शो किए। पुणे नया लक्ष्य तय किया और कि स्मृति ईरानी के साथ नाटक में काम करूं। विजुअलाइजेशन शुरू किया। अगले 1 महीने में विजुअलाइजेशन चलता रहा। अब सही मानों में उसे स्मृति ईरानी के साथ नए नाटक में काम मिला और रिहर्सल भी शुरू हो गई। इसी तरह भावनगर के राजन राजपूत ने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में और अभी भी गुजराती फिल्मों में भी भूमिका अदा की है। नंबर 12, विद्यार्थियों को तय किए हुए अंक मिले। राजकोट की वैदेही मेहता ने विजुअलाइजेशन तकनीक की मदद से 10वीं कक्षा की परीक्षा में 86.73% अंक प्राप्त किए। और हाँ, इतनी प्रतिशत या मात्रा में उसने विजुअलाइजेशन भी किया था। कोल्हापुर के विट्ठल काटेकर के पुत्र ने विद्यालय में पहला नंबर आने के लिए विजुअलाइजेशन शुरू किया और वास्तव में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अहमदाबाद के वीरेन पटेल ने भी विजुअलाइजेशन के सहयोग से विश्वविद्यालय में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। अब विजुअलाइजेशन की मदद से आईएएस करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे तो अनेक अनुभवों को लेकर हमारे यहाँ फ़ोन आते रहते हैं। लोग आमने सामने आकर भी परिणामों की बात करते हैं। पत्रों और ईमेल के द्वारा भी परिणामों के बारे में सुनते हैं। तब हमें बहुत ही आनंद आता है। हम प्रशिक्षण का जो काम करते हैं उसके अनुकूल मिलने वाले परिणामों से हमें भी संतोष मिलता है। जिन लोगों को परिणाम मिलता है वे भी बहुत खुश हो जाते हैं। वे बहुत हल्का अनुभव करते हैं। उनके मन में यह विचार बनने लगता है कि वाह, काम बन गया। विज्ञान का सिद्धांत सबके लिए एक जैसे काम करता है। यदि इन सभी लोगों को विजुअलाइजेशन के परिणाम मिले हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। आपके भी सपने होंगे, आपके भी लक्ष्य होंगे। आप भी विजुअलाइजेशन शुरू करें, आपको भी परिणाम मिलेंगे। इसलिए आप भी कहोगे कि वाह, काम बन गया। चैप्टर 20, विजुअलाइजेशन की तैयार स्क्रिप्ट। मित्रों, आपने विजुअलाइजेशन के संबंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली है। विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ी आंतरिक बातों का भी गहराई से अभ्यास किया है। लोग इस विजुअलाइजेशन तकनीक का किस ढंग से उपयोग करके कैसे परिणाम प्राप्त करते हैं, इसके प्रमाण भी प्राप्त किए। जिंदगी का कोई एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ विजुअलाइजेशन का उपयोग ना कर सकें। छोटे बड़े सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन नाम के इस ब्रह्मास्त्र को उपयोग में लाना आप शुरू कर दें। आपकी विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट आप खुद बनाएं और उसका विजुअलाइजेशन करें। आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, किंतु यह होते हुए भी अधिक मदद मिले इस उद्देश्य से यहाँ कुछ सामान्य बातों के लिए विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट दी गई है जो आपके लिए निश्चित ही उपयोगी होगी। इस तैयार स्क्रिप्ट में कैसे शब्द, कैसी भाषा, कैसे प्रतीक और कैसी शैली का उपयोग किया गया है इसका भी अभ्यास करें, जिससे कि अपनी स्वयं की स्क्रिप्ट बनाते समय भी इन बातों का आप ध्यान में रख सकें। विजुअलाइजेशन की तैयार स्क्रिप्ट। प्रकरण नंबर 14 में अर्ध जागृत अवस्था में जाने के लिए 3 एक्सरसाइज दी गई हैं। इसमें से जो भी अनुकूल लगे उसके द्वारा अर्ध जागृत अवस्था में आएँ और इसके बाद यहाँ दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार विजुअलाइजेशन करें और स्क्रिप्ट पूरी होने पर नियमानुसार अर्ध जागृत अवस्था से बाहर आ जाएं।
स्क्रिप्ट में विजुलाइज करते समय जो दो वाक्यों के बीच कम से कम 2-3 श्वास का अंतर रखें, जिससे ये वाक्य आप संपूर्ण रूप से विजुलाइज कर इनकी अनुभूति कर सकते हैं। तनाव से मुक्त होने के लिए मेरे प्रत्येक श्वास के ऊपर मेरा ध्यान है। मेरे प्रत्येक श्वास के ऊपर मेरा ध्यान है। मैं एक बस में बैठकर दूसरे शहर तरफ जा रहा हूँ। उबड़ खाबड़ा रास्ता होने के कारण मेरे समान सभी यात्री थोड़ी थोड़ी देर में अपनी अपनी सीट से उछल रहे हैं। पूरी बस खड़ा खड़ा रही है। आकाश में इतने अधिक बादल छा गए हैं कि चारों तरफ अंधेरा जैसा लग रहा है। वातावरण में उकताहट है। पिछले कई दिनों से ऐसा ही वातावरण है। धीमी गति से यह बस आगे बढ़ रही है। कुछ समय बाद क्या बात है, आकाश में घिरे हुए काले बादल अब बिखरने लगे हैं या छटने लगे हैं। आकाश खुलने लगा है। वाह! और यह उबड़ खाबड़ रास्ता भी समाप्त हो गया है। अब पक्के और मज़ेदार रास्ते पर बस दौड़ने लगी है। आकाश अधिक साफ हो गया है। उजाला बढ़ते जाता है। खिड़की में से हवा की लहर आ रही है। हवा में ठंडक है। आह, मज़ा आ रहा है। आकाश पूर्णतः साफ हो चुका है। लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। वातावरण में बदलाव आने के कारण, आकाश साफ हो जाने के कारण मन में मुक्ति का आनंद बढ़ रहा है। खुशी बढ़ रही है। प्रत्येक श्वास के द्वारा एक प्रकार का हल्कापन या ताजगी मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। शरीर के रोम रोम में ये ताजगी प्रसरती जा रही है। शरीर और मन में मुक्ति के आनंद का प्रसार हो रहा है या प्रवेश कर रहा है। शरीर के सभी अंग अधिक से अधिक स्वाभाविक तरीके से सहजता से काम करते हैं। ऐसा लगता है मन में खुशी है, शांति है, सहजता है और स्वाभाविकता है। आनंद आता है। ताजगीपन या हल्कापन की अनुभूति हो रही है। आनंद आ रहा है। हल्कापन या ताजगी लग रही है। मज़ा आ रहा है। नंबर 2, वज़न घटाने के लिए मेरे सामने आईना है। आईने में मैं देखता हूँ। वाह वाह, कितने आश्चर्य की बात है। किसी समय मेरा ऐसा मानना नहीं था कि मेरा वज़न घट सकता है, किंतु आज वास्तविकता मेरे सामने है। उपयुक्त वज़न के साथ मेरा शरीर आईने में दिख रहा है। पेट, कमर, कंधे ये नॉर्मल और चुस्त हैं। मेरे इन कपड़ों की फिटिंग भी बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। मेरे पैरों के नीचे वज़न कांटा है। मैं देखता हूँ तो मेरा वज़न उतना ही दिखाई देता है जितनी मेरी आयु और ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए। वज़न तोलने की मशीन में मेरे वज़न का आंकड़ा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आदर्श वज़न रखता हूँ। कुछ समय बाद, मैं अभी अपने काम में व्यस्त हूँ। मैं मेरा काम बहुत स्फूर्ति से कर सकता हूँ। शीघ्रता से और स्फूर्ति से काम करने में आनंद आ रहा है। मेरा शरीर मुझे बिल्कुल हल्का लग रहा है। मेरे काम की गति पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने किस तरह वज़न घटाया है। मैं उन्हें संतोषजनक उत्तर देता हूँ। वज़न घटाने के बाद कई महीनों से मेरा वज़न आदर्श और स्थिर है। अब मुझे ऐसा भोजन ही अच्छा लगता है जो मेरे आदर्श वज़न को संभाल सके। मैं इतनी खुराक लेता हूँ जिससे मेरा आदर्श वज़न कायम रहे। वज़न घटने के कारण मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। लोगों का मेरे प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। मुझे परिवार, मित्रों और संबंधियों की ओर से प्रशंसा मिल रही है। मैं कसरत, योग, प्राणायाम आदि नियमित रूप से करता हूँ। मेरे आदर्श वज़न को कायम रखने के लिए मुझे जो कुछ करना है अब आसानी से सहजतापूर्वक कर सकता हूँ। मैं पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। मुझ में ज़बरदस्त ऊर्जा है। इसकी मुझे अनुभूति हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। व्यवसाय की उन्नति के लिए मैं अभी अभी अपने ऑफिस में हूँ। यहाँ पहले की अपेक्षा अधिक आनंद आ रहा है।
बिजनेस की पूछताछ बढ़ रही है। इन मांगों की पूर्ति के लिए मेरा व्यवसाय पूरी तरह तैयार है। मेरे पास इस पूछताछ की विस्तार से पूरी लिस्ट तैयार है। गत 3 वर्षों की अपेक्षा इस 1 वर्ष में 2 गुने से ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं। इन्हें पहुंचाने के लिए मेरा पूरा तंत्र काम में लग गया है। सब अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं। सभी आनंदपूर्वक काम कर रहे हैं। सब धमाकेदार चल रहा है। पूर्ति और भुगतान बराबर व्यवस्थित हो गया है। सभी भुगतान नियमित मिल रहे हैं। बड़ी रकम की आवक हो रही है। मेरी टेबल पर चालू वर्ष की आज की तारीख तक का संपूर्ण हिसाब किताब मेरे सामने है। दिन पर दिन आवक और लाभ में बढ़ोतरी हो रही है। इस वर्ष में मैं और अधिक टैक्स जमा करूंगा। मेरी आवक का शेष सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो रहा है। मेरे व्यवसाय के विकास के लिए मेरे परिवार और अन्य कई लोगों के लिए इस रकम का उपयोग हो रहा है। मेरे प्रतियोगी मुझसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। व्यवसाय की उन्नति का चार्ट मेरे सामने की दीवार पर लगा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है। वर्तमान की स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरा व्यवसाय दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। मेरे व्यवसाय और आवक के विषय में मैं अब बिल्कुल निश्चित हूँ। बहुत हल्केपन की अनुभूति हो रही है। मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश। अभ्यास में सफलता के लिए मेरे शिक्षक अभी मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरा ध्यान पूर्ण रूप से इन्हें सुनने में लगा है। वे जो सिखा रहे हैं वह मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए मैं उनसे प्रश्न भी पूछता हूँ। मेरे प्रश्न का मुझे व्यवस्थित संतोषजनक उत्तर मिल रहा है। कुछ समय के बाद मैं अभी मेरे घर में हूँ। एकाग्र होकर अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे सभी विषय में रुचि आ रही है। सभी विषयों के बारे में मैं जो कुछ पढ़ता हूँ और घर जाकर इसका अभ्यास करता हूँ तो सभी बातें याद रख सकता हूँ। मैं खूब तेज़ी से लिखता हूँ, अच्छे अक्षर लिखता हूँ। अभ्यास के प्रति मेरी निष्ठा और मेहनत से मेरे परिवार के लोग और शिक्षक सभी खुश हैं। मुझे आत्मविश्वास की अनुभूति हो रही है। कुछ समय बाद मेरी परीक्षा चल रही है। मैं अभी पेपर लिख रहा हूँ। आत्मविश्वास से पेपर लिख रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, कारण कि मुझे सब आता है। मुझे पेपर बहुत सरल लग रहा है। मैं बहुत मानसिक शांति के साथ पेपर लिख रहा हूँ। व्यवस्थित ढंग से सुंदर और स्पष्ट अक्षरों से पेपर लिख रहा हूँ। अभी अंतिम प्रश्न का उत्तर चल रहा है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मेरी मेहनत, बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से आज का पेपर बहुत अच्छा गया। कुछ समय के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा परीक्षा परिणाम आ गया है। मेरी अंक सूची मेरे हाथ में है। मैं मेरा नाम और तारीख स्पष्ट ढंग से पढ़ सकता हूँ। प्रत्येक विषय में मुझे इच्छानुसार अंक मिले हैं। मेरे परिवार के लोग और मित्र बहुत खुश हैं। घर में आज पार्टी का वातावरण है। शुभकामनाओं के फ़ोन आ रहे हैं। मेरी मेहनत, बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैं जो चाहता था मुझे वैसा परिणाम मिला। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश। स्वास्थ्य और हीलिंग के लिए मेरी श्वास बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से चल रही है। मेरा ध्यान मेरे शरीर के आंतरिक अवयवों पर स्थिर हो चुका है। मेरा ध्यान अब धीरे धीरे सिर माथे के ऊपर के भाग पर स्थिर होने लगा है। मेरे सिर के ऊपर आकाश में से एक झिलमिलाती सुनहरे रंग के प्रकाश की रोशनी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। यही रोशनी या किरण अधिक से अधिक नीचे उतरकर मेरे सिर की तरफ आ रही है। यह प्रकाश अनंत चेतना का है। कितना अद्वितीय है यह प्रकाश। अब यह प्रकाश मेरे माथे के ऊपरी भाग को स्पर्श कर रहा है। आह, यह स्पर्श होते ही मेरे शरीर में जैसे नई चेतना फैल गई हो ऐसा लगता है। झिलमिलाती रोशनी की किरणें से मनुष्य कान, आँख, मुंह और नाक के अंदर के भाग में प्रवेश कर रही है। इन अंगों में आनंददायक स्पंदन हो रहा है। कान, आँख, मुंह, नाक के अवयव अब और अधिक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जगमगाता यह सुनहरा प्रकाश मेरे गले से होता हुआ अब मेरी छाती, पेट, पीठ के आंतरिक भागों में पसर रहा है। अन्ननली, फेफड़े, हृदय, जठर, अंतड़ियों सहित ये सभी आंतरिक अवयवों में आनंददायक स्पंदन हो रहा है। ये सभी अवयव अब अधिक अच्छी तरह से काम करने लगे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है। मज़ा आता है,
अच्छा लग रहा है। जगमगाता सुनहरा दिव्य प्रकाश अब मेरे दोनों हाथों में फैल रहा है, कमर के द्वारा दोनों पैरों में फैल रहा है, हाथ और पैरों के पंजों तक इस पहुंच गया है। हाथ, पैर और कमर के आंतरिक अवयवों में पसर रहा है। इन आंतरिक अवयवों में आनंददायक स्पंदन की अनुभूति हो रही है। हाथ, पैर और कमर के आंतरिक अवयव अब अधिक अच्छी तरह से काम करने लगे हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जगमगाता दिव्य प्रकाश अब शरीर के रोम रोम में फैल चुका है, एक एक हिस्से में पहुंच चुका है। मेरे श्वास, खून और प्राण इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो चुके हैं। ये जगमगाता सुनहरा दिव्य प्रकाश मेरे शरीर में जहाँ जहाँ पसर रहा है, वहाँ वहाँ जहाँ आवश्यक है, उस जगह पर सुधार का कार्य स्वतः शुरू हो जाता है। मेरे संपूर्ण शरीर में आंतरिक अवयवों, अंगों में आह्लाद स्पंदन हो रहा है। सभी अवयव, अंग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे एक एक रोम में अनंत चेतना व्याप्त हो चुकी है। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरे शरीर में जो कुछ कार्य करना आवश्यक थे, यह सब करके यह सुनहरा दिव्य प्रकाश पुनः विश्व चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है, विलीन हो चुका है। मुझे नई ताजगी का अनुभव हो रहा है। मैं ज़बरदस्त ऊर्जावान हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश। आत्मविश्वास के लिए दृश्य नंबर 1। विजुअलाइजेशन नामक इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ अभी अभी मेरी बात चल रही है जिसके साथ बात करते समय मुझे पहले संकोच होता था। अब मैं उसे विजुअलाइजेशन के द्वारा उसके सिद्धांत और विजुअलाइजेशन करने के तरीके के संबंध में बहुत ही रुचिपूर्वक जानकारी दे रहा हूँ। यह व्यक्ति मेरी बातों में गहराई से रुचि ले रहा है और मुझे लगता है कि इतनी उपयोगी बातें मैंने कभी और कहीं नहीं सुनी थी। आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इससे मुझे निश्चित ही लाभ होगा। दृश्य नंबर 2। मेरे सामने वही व्यक्ति बैठा है जिसे मैंने कुछ समय पहले विजुअलाइजेशन विज्ञान समझाया था। वह कह रहा है कि आपके बताए तरीके से मैंने उसी दिन से विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया था और इतने कम समय में मुझे लाभ हुआ है। मेरी परेशानी दूर हो गई है। जो आप मुझे नहीं मिले होते तो मैं आज भी परेशानी में ही घिरा होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यह सब सुनते ही मेरे मन में अजब का आत्मविश्वास प्रकट होने लगा है। मैं इस आत्मविश्वास को अनुभव कर सकता हूँ। मुझे अंतर मन से ऐसा लगता है कि मैं यदि इस एक व्यक्ति को विजुअलाइजेशन सिखा सकता हूँ तो 5-7 व्यक्ति को भी सिखा सकता हूँ। मेरे सामने अपरिचित 10 लोग बैठे हैं। मैं उन्हें ज़बरदस्त आत्मविश्वास के साथ विजुअलाइजेशन का विज्ञान सिखा रहा हूँ। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जिस व्यक्ति को पहले मैंने विजुअलाइजेशन सिखाया था वह भी मेरे पास ही बैठा है। यह व्यक्ति सामने बैठे हुए व्यक्तियों को उत्साहपूर्वक बता रहा है कि उसे स्वयं को इसका परिणाम मिला है। सामने जो लोग बैठे हैं उन्हें इस विज्ञान पर मेरी बातों पर विश्वास होने लगा है। दृश्य नंबर 4। मैं अभी फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रहा हूँ। वह व्यक्ति मुझे कह रहा है कि आपके सिखाए हुए विजुअलाइजेशन की मदद से या उपयोग से मुझे ज़बरदस्त लाभ हुआ है। वे अपना अनुभव विस्तार से बता रहे हैं। हाल ही के 3 दिनों में मुझे इस तरह की 8 फ़ोन आए हैं। प्रत्येक फ़ोन के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। दृश्य नंबर 5। मेरे व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त तत्व उभर कर सामने आया है और वह है मेरा आत्मविश्वास। मुझे बहुत ही कम समय में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सही निर्णय नहीं ही लूँगा। हम अभी एक मित्र के घर पर बैठे हैं। ये मित्र किसी के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेरा उदाहरण दे रहे हैं। मेरे विषय में हो रही बात को सुनकर मेरा आत्मविश्वास और बढ़ रहा है। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, ऊर्जा का अनुभव कर सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक संभावित ग्राहक के साथ मेरी बैठक चल रही है। मेरे उत्पादन के विषय में इन्हें विस्तार से मैं समझा रहा हूँ। ये मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। वे खरीदी करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा लगता है मैं इन्हें हमारे उत्पादन के लाभ के बारे में समझाता हूँ। बीच बीच में वे मुझे बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते जा रहे हैं। इन प्रश्नों का मैं संतोषजनक उत्तर देता हूँ। मैं इनकी आवश्यकताओं या जिज्ञासाओं को समझने की कोशिश करता हूँ। इससे मुझ पर उनका विश्वास बढ़ता जाता है। उनके चेहरे और बातों के हाव से ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे उत्पादन में अब सही मानों में रुचि हो रही है।
यह उत्पादन कितने उपयोगी हैं, यह बात उन्हें अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है। ऐसा लगता है इनको मूल्य भी उचित लग रहा है। वह अब मुझे से प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। सौदे की औपचारिक विधि चल रही है। ये पूरी रकम चुका चुके रहे हैं। मैं इस सौदे से बहुत खुश हूँ। यह व्यक्ति भी बहुत खुश है। इसका कारण यह है कि यह सौदा हम दोनों के लिए बराबर लाभदायक है। मेरे ग्राहक बढ़ रहे हैं। मेरा नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है। मेरे अधीनस्थ लीडर्स के साथ मेरी बैठक चल रही है। इन लोगों ने बहुत ही उत्साही लोगों की टीम बनाई है। अभी ये लीडर्स मुझे कह रहे हैं कि कहाँ कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर के बाद मेरे सामने बड़ा स्टेज है। चकाचौंध रोशनी है। बहुत सारे लोगों का समूह स्टेज के सामने बैठा है। स्टेज से मेरे नाम की घोषणा हो रही है। मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब मैं स्टेज पर हूँ। मुझे व्यवसाय का सबसे बड़ा अवार्ड मिल चुका है। मेरा सपना अब साकार हो रहा है। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही है। अब मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा आत्मविश्वास शिखर पर है। मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश। सरकारी या निजी कर्मचारियों के लिए मैं अभी अपने कार्यस्थल पर हूँ। खूब उत्साहपूर्वक काम कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं जानता हूँ कि मैं अब अपने विकास के लिए काम कर रहा हूँ। आज मैं इतने अच्छे ढंग से काम करता हूँ कि मुझे स्वयं को इसमें गर्व की बात लग रही है। मेरा अधिकारी मेरा काम देखकर खुश हो रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी इज्जत हो रही है। मेरा अधिकांश काम आधे समय में ही पूर्ण होने लगा है। मेरे काम की तेज़ी से मुझे आनंद मिल रहा है। मैं अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करता हूँ और इसकी मुझे खुशी है। मेरे साथ मेरे सहकर्मी भी काम कर रहे हैं। मुझे इनका पूरा सहयोग मिल रहा है। उनकी मैं भी मदद कर रहा हूँ। काम करने के लिए यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है। जितना बदला मिलता है मैं इससे कुछ अधिक काम करता हूँ, कारण कि यह मेरी आदत है। मैं जानता हूँ कि मुझे प्रतिफल कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से तो मिलेगा ही। मैं अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अभी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी धारणा में से भी अधिक अच्छा काम किया है। मैं उन्हें शाबाशी दे रहा हूँ। उनके चेहरे पर काम की कदर होने का आनंद दिखाई दे रहा है। मुझे सभी कर्मचारियों की ओर से बहुत सहयोग, प्रेम और प्रेरणा मिल रही है। मैं अपने काम को आनंद मानता हूँ। मेरे संचालकों में मेरी मेहनत को लेकर निष्ठापूर्वक नोट ली जा रही है। अभी संचालकों के साथ मेरी बैठक चल रही है। सब मुझसे कह रहे हैं कि आपकी प्रामाणिकता से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है। आप हमारे लिए अमूल्य हो। अभी मेरा आत्मविश्वास शिखर पर है। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी योग्यता आज तक कायम रखी हुई है। मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश। मित्रों, ऊपर बताए गए उदाहरण की स्क्रिप्ट में आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार अन्य जानकारियों को भी शामिल कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट के समान अन्य बिल्कुल नई स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि स्क्रिप्ट लिखकर उसके विजुअलाइजेशन की भी आदत डालें तो बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन कर सकेंगे। स्क्रिप्ट लिखते समय भी आपके मन में खुली आंखों से इनके चित्र रचते जाते हैं तो यह तो और फायदे की बात हुई। जो मन का चलचित्र वही जीवन का चलचित्र। चैप्टर 21, परिणाम के पीछे का विज्ञान। आपने देखा कि लोगों को विजुअलाइजेशन के परिणाम मिलते हैं। प्रकरण 3 में ही देखा कि यह परिणाम किस तरह मिलते हैं। फिर से संक्षेप में देखें तो परिणाम के पीछे का विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है, सरल है। विजुअलाइजेशन आपको नहीं परंतु वास्तव में आप अपने विजुअलाइजेशन को परिणाम देते हैं। जिस घटना को आप बार बार विजुअलाइज करते हो उसे आपका महाशक्तिशाली अग्र जागृत मन वास्तविक समझने लगता है। आप इस घटना अपनी जिंदगी में वास्तविक रूप से कर सको सही इस ढंग से आयोजन करता है और आपके लिए अनुकूल अवसर पैदा करता है, अनुकूल संजोगों का सृजन करता है, उचित समय पर उचित जगह से उचित मदद या सहायता दिलाता है। आप उस दिशा में कार्य करता है। फिर आज नहीं तो कल आपका विजुअलाइजेशन हकीकत में बदल जाता है। फल तो अपने कर्म का ही मिलता है, किंतु हमारा विजुअलाइजेशन हमें योग्य कर्म करने के लायक बनाता है। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का समाज याद करें। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। आपका विजुअलाइजेशन आपको अपने इच्छित फल की प्राप्ति के लिए योग्य और काबिल बनाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तू ही तेरा भाग्य विधाता है। मैं ही मेरा भाग्य विधाता हूँ। मैं ही मेरा भाग्य विधाता हूँ।
यह सृष्टि एक बड़े आकार का ताम्रपत्र है। इसके ऊपर आपको अपने भाग्य का लेख लिखना है। आपकी कलम है, आपका विजुअलाइजेशन। अब इंतज़ार किस बात का? लिखना शुरू करें। किंतु ठहरें, पहले परमेश्वर क्या कहता है यह तो जान लें। चैप्टर नंबर 22, परमात्मा का पावरफुल शब्द। आप शांति से विचार करेंगे तो ख्याल आएगा कि आज आप जिस परिस्थिति में जी रहे हैं ये परिस्थिति आएगी ही। ऐसा आपको कई बार काफ़ी समय से लग रहा था। सच्ची बात। इसलिए तो लोग कहते हैं कि मैं जानता ही था कि मुझे देर हो जाएगी। मैं जानता ही था कि हम ट्रेन चूक जाएंगे। मैं जानता ही था कि तू कुछ करने वाला नहीं है। मैं जानता ही था कि वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। मैं जानता ही था कि यह आदमी कुछ खरीदेगा नहीं। मैं जानता ही था कि आप बीमार पड़ने वाले हो। मैं जानता ही था कि इन दोनों में बहुत लंबा नहीं चलेगा। मैं जानता ही था कि धंधा बंद करने का समय आएगा। हम कितनी सारी बातें पहले से ही जानते हैं। यह जानकारी या खबर की और कुछ नहीं है, केवल अपने मन की कल्पना होती है। पक्की कल्पना ही होती है। सृष्टि के महान रहस्यों में से एक रहस्य यह है कि मित्रों, हमारी प्रत्येक कल्पना के ऊपर तथास्तु होता रहता है। यूं ही कुछ भी नहीं हुआ है, हर कल्पना पर तथास्तु हुआ है। सृष्टि का सर्वोच्च सत्ता यह नहीं देखती कि आपको क्या चाहिए, ये आपकी कल्पना को आदेश समझती है और आपकी खिदमत में इसे वास्तविकता के रूप में पेश करती है। तथास्तु। परमात्मा का सबसे पावरफुल शब्द है तथास्तु। वह मात्र तथास्तु ही करते हैं और करते ही रहते हैं। अनजाने में की गई कल्पना पर भी तथास्तु, जानबूझकर की गई कल्पना पर भी तथास्तु, दुख की कल्पना पर भी तथास्तु, सुख की कल्पना पर भी तथास्तु। और हाँ, यह तथास्तु का प्रवाह 24 घंटे चलता रहता है। जैसे ही हम एक कल्पना करते हैं उस पर एक तथास्तु चस्पा हो जाती है। हमें ही जागते रहना है, हमें ही तय करना है कि किसके ऊपर चाहिए तथास्तु। तो दोस्तों, ये पुस्तक आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं और आप इस पुस्तक को खरीदकर अपने घर पर भी रख सकते हैं। आप अपने इसको बार बार पढ़ें, विजुअलाइजेशन सीखें, प्रयोग करें और जीवन में सफल बने। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज़िंदगी सफल बने। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और मैं आपको सुना रहा हूँ